Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are today going to start a fresh lesson, era of one party dominance. ये मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग चैप्टर के बारे में समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। वी हैव रीड अबाउट द सीरियस चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग इन प्रीवियस चैप्टर। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में जो हम लोगों का प्रीवियस चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया उसके बाद कौन कौन से चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े। उसमें सबसे पहला चैलेंज था पार्टीशन का। उसमें हम लोगों ने समझा कि पार्टीशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का, जो रॉयट्स हुए और कैसे उनको रिहेबिलिटेट किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कि प्रिंसली स्टेट्स में 565 प्रिंसली स्टेट्स में कंट्री बटी हुई थी टुकड़ों में। उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया और इसमें एक अहम रोल हम लोगों के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। और तीसरी बड़ी चैलेंज थी कि इस स्टेट्स की बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करना था। तो ये तीनों जो चैलेंजेस थे उनको वन बाय वन हमारे लीडर्स ने बखूबी उनको सॉल्व किया। इसके बाद अब जो नेक्स्ट चैलेंज था वो हम लोग इस लेसन में समझने वाले। Many of the countries that gained freedom from the colonialism experience democratic rules. जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, उसी समय पाकिस्तान भी साथ साथ में बन गया। उसके 1-2 साल के बाद 1949 में चाइना जैसी कंट्री को आज़ादी मिल गई। तो बहुत सारे ऐसे देश थे जो उस पीरियड में गुलामी से आज़ादी में उनको मिल रही थी और उनको इंडिपेंडेंट होने का मौका मिल रहा था। तो अब सवाल ये था कि क्या उस समय जितने भी देश इंडिपेंडेंट हुए, क्या उन लोगों ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया? तो हम पाते हैं कि नहीं। उस समय लोगों के जब इंडिपेंडेंस मिला, किसी भी कंट्री को मिलता है तो उसको इस्टेब्लिश करने का एक प्रॉब्लम उसके सामने होता है कि कैसे इस देश को खड़ा किया जाएगा। और उस समय ऐसा लगता है कि अगर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जाए तो उसमें डाइवर्सिटीज़ हर कंट्री में है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है जो डिसइंटीग्रेशन भी करा सकता है कंट्री का। तो इसलिए बहुत सारी कंट्री जो उस समय आज़ाद हुई, उन लोगों ने इस रिस्क को लेना अच्छा नहीं समझा कि वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें। तो हम देखते हैं कि मैनी ऑफ द कंट्रीज दैट गेन फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनिज्म एक्सपीरियंस नॉन डेमोक्रेटिक रूल। उन लोगों ने नॉन डेमोक्रेटिक रूल को ही अपनाया, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो। ये 2 एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल नज़दीक हैं हमारे, जिनको हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ आज तक कभी डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया डे फर्स्ट से ही एक डेमोक्रेटिक रास्ते पे निकल चुका था। इन आवर कंट्री कंडीशन वेर नॉट डिफरेंट। हमारे देश में भी, अपने देश में भी, इंडिया में भी कोई डिफरेंट सिचुएशन नहीं थी। जो सिचुएशन चाइना और पाकिस्तान में थी वही सारी सिचुएशंस इंडिया में भी थी। या वहाँ पर भी अगर डाइवर्सिटी थी तो यहाँ पर भी डाइवर्सिटीज़ थी। कॉन्फ्लिक्ट होने की आसार अगर वहाँ पे थे तो यहाँ पे भी थे। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था जो बहुत डिफरेंट हो इन देशों के बीच में। लेकिन उन लोगों ने खुद से ही इस बात को मान लिया था कि उन्हें डेमोक्रेसी नहीं अपनानी है और उनको डेमोक्रेसी अपनाने में एक डर था कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बट आवर लीडर्स ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू टेक मोर डिफिकल्ट पार्ट। तो द एडॉप्शन ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज ए डिफिकल्ट पाथ। वो कोई आसान काम नहीं था कि एक देश आज़ाद हुआ और तुरंत वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर ले। तो ये एक आसान काम नहीं था, लेकिन हमारे लीडर्स ने और उनके डिटर्मिनेशन ने उनको पावर दी और ये कहा उन लोगों को, और देश भी यही चाहता था उस समय कि इंडिया शुड बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री।
ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल आवर लीडर्स वर कमिटेड टू द इंडिया आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रीडम के पहले से ही जो हमारे लीडर्स थे वो डिटरमिन्ड थे इस बात को लेकर कि जब इंडिपेंडेंस मिलेगा तो हम लोग निश्चित रूप से डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे। ये विचारधारा उनके अंदर पहले से थी, इंडिपेंडेंस के पहले से ये बातें चलने लगी थी नेशनल कांग्रेस के अंदर कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी विल अडॉप्ट डेमोक्रेसी। तो लीडर्स ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू टेक मोर डिफिकल्ट पाथ ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल आवर लीडर्स वर कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। वो पहले से ही इस आइडिया के बारे में सोच रखा था उन लोगों ने, और एक जनता से भी, पीपल से भी, सिटीजन से भी इंडिया के, उन्होंने एक कमिटमेंट कर रखा था कि जब इंडिया आज़ाद होगा तो यहाँ डेमोक्रेसी अडॉप्ट की जाएगी। नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड चैलेंज विच वॉज एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब हम लोग पहले में तो हम लोगों ने देखा था कि नेशन बिल्डिंग की चैलेंज थी कि नेशन तो बन गया, अब उसको एक नेशन की तरह एस्टैब्लिश करना है। उस समय जो पावर्स थे वो डिवाइडेड थे, जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स डिवाइडेड था, स्टेट्स की बाउंड्री नहीं डिवाइडेड थी। तो इन सब कामों को करने के बाद एक बिल्डअप हो गया था देश कि अब यहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो सके, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लगभग उस समय बन चुका था। 1950 में हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर चुके थे। तो अब समय था कि हम लोग जो है नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड चैलेंज। अब जो दूसरा चैलेंज था वो ये था कि टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, कि अब डेमोक्रेसी को किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाए इंडिया में। अभी तक तो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, जैसे आज़ादी मिली उस समय इलेक्शन तो हुआ नहीं, लोग यूं ही चुन लिए गए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चुन लिए गए और लीडर्स चुन लिए गए, और एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई जिसने इन पहली 3 समस्याओं को इस इंटरिम गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया था। अब मौका था सेकंड चैलेंज की तरफ बढ़ने का, जो कि था टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था, अब एक इलेक्शन का मोड यहाँ डेवलप करना जरूरी। तो आइए देखते हैं कि इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी लुक एट द फर्स्ट डेकेड ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसमें हम लोग पहले दशक के जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हुई उसके ऊपर नज़र डालेंगे कि पहला जो चुनाव हुआ वो किस ढंग से कराया गया। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। वी विल अंडरस्टैंड, हम लोग इसमें समझेंगे कि हाउ ए सिस्टम एस्टैब्लिश टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम लोग इसमें समझेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पहली बार इंडिया में कंडक्ट होने वाला था, और इससे पहले कोई अनुभव नहीं था किसी के पास कि इलेक्शंस कैसे करवाए जाएंगे, क्योंकि सारी रूपरेखाएं तय की गई थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सारी बातों का जिक्र था, लेकिन अब उनको इम्प्लीमेंट करना था प्रैक्टिकली। ये तो थ्योरी में मिल गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे कैसे इलेक्शंस करवाए जाएंगे, ये सारे प्रोसेस का जिक्र था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसको अब इम्प्लीमेंट करवाना था प्रैक्टिकली। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडियन गवर्नमेंट के सामने, और वो भी अभी इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही थी। तो उसके सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय के लीडर्स के ऊपर। डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के अगले 15 साल तक, इंडिपेंडेंस के बाद अगले 3 इलेक्शंस तक, और तीनों इलेक्शंस में कांग्रेस डोमिनेट की, यानी कांग्रेस के आगे कोई विपक्ष नहीं था। इस बात को भी हम लोग इस लेसन में समझेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों कांग्रेस के सामने कोई विपक्ष मजबूती से नहीं सामने आ पाया। द इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज, और कुछ उस समय के अपोजिशन पार्टीज जो थे उनके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, और उन सारी अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि पार्टी कैसे इस्टेब्लिश हुई, कब इस्टेब्लिश हुई, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखने वाले हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा
कि वो क्या चीज़ें हैं जो हम लोग सेकेंड लेस चैप्टर में जानने वाले हैं और कौन कौन सी चैलेंजेस हैं जिनको हम लोग इस कैसे सॉर्ट आउट हुआ उसको हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह वेलकम यू ऑल इन पॉलिटिकल साइंस क्लास। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वो एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने जाना कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब बात ये थी कि डेमोक्रेसी को कैसे बिल्डअप करना है और इसके लिए एक इलेक्शन करवाना ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक एक इंटरिम गवर्नमेंट ही रन कर रही थी। तो अब ये ज़रूरी था कि इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, उसको सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को कैसे बिल्डअप किया गया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 का हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। ये पहली राह थी जो हम लोगों ने अपनाई टू बिल्ड आवर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की राह पर ये पहला कदम था कि हम लोगों ने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया ऑन 26 जनवरी 1950 को। एट दैट टाइम द कंट्री वॉज बींग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। उस समय तक, यानी 47 में जब अपना देश आज़ाद हुआ, उस समय से 1950 तक ये लगातार एक इंटरिम गवर्नमेंट रन कर रही थी। तो अब इस इंटरिम गवर्नमेंट को ख़त्म करके एक इलेक्ट्रल कराना ज़रूरी था, एक इलेक्शन को कंडक्ट कराना ज़रूरी था, ताकि इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी आ पाए। तो एट दैट टाइम द कंट्री वॉज बीन रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। उस समय तक इंटरिम गवर्नमेंट ही रन कर रही थी। इट वॉज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। और अब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की आवश्यकता सबको महसूस हो रही थी कि अब चुनाव करवाया जा सकता है, क्योंकि पहला जो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स था वो सेटल डाउन हो गया। चाहे पार्टीशन का प्रॉब्लम हो, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हो, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हो चुकी थी। हम लोगों ने अंत अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडॉप्ट कर लिया था। अब एक ज़रूरत थी कि हम लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ले आए, और इसके लिए ज़रूरी था कि इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट कराया जाए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950। और ये प्रक्रिया शुरू हुई, और जनवरी 1950 में ही जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, उसके साथ ही साथ उसी मंथ में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन का भी गठन कर दिया, कि इलेक्शन कमिश्नर का भी वहाँ पे चुनाव हो गया। अब इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव होता है, ये आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उसकी के तहत ये सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि वो कौन सी आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन की जिसमें इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। तो वो आर्टिकल 324 है। और सुकुमार सेन बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और सुकुमार सेन जो है वो पहले इलेक्शन कमिश्नर बने। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन बना था सबसे पहला इलेक्शन कमिश्नर। तो वो सुकुमार सेन थे, जिन्हें पहली बार इंडिया का इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर एक्सपेक्टेड समटाइम इन 1950। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था सिटीजन्स की तरफ से, और जो लीडर्स थे वो भी चाह रहे थे कि 1950 में पहला इलेक्शन हो जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था कि जैसे ही इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए और तुरंत इलेक्शन कंडक्ट करा दिया जाए पूरा कंट्री में। ये एक आसान काम नहीं था, इसमें एक समय कुछ लगने वाला था। तो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थी। जो सुकुमार सेन बने इलेक्शन कमिश्नर, उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई टू कंडक्ट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो देखते हैं कि
election commissioner discovered that it is not easy to hold free and fair election looking the size of India. इंडिया साइज में बहुत बड़ी कंट्री थी और इसमें इलेक्शन करवाना, यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ऐसे में तुरंत से इलेक्शन कंडक्ट करवा देना एक बिना कुछ सोचे समझे, तो ये एक अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने समय मांगा कि इसकी साइज़ और शेप को देख करके और जनसंख्या को देख के यहाँ तुरंत इलेक्शन अभी कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी सुकुमार सेन के सामने? टू होल्ड ए इलेक्शन रिक्वायर्ड डेलिमेशन ऑफ ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का गठन नहीं हुआ था, यानी कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ही इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाता है इंडिया में। आज भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आज के समय में है, लेकिन उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। तो सबसे पहला सुकुमार सेन के सामने प्रॉब्लम ये आई, इलेक्शन कमिश्नर जो थे, कि इतनी बड़ी कंट्री में ऐसे ही इलेक्शन नहीं होगा, इसको पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिवाइड करना जरूरी था। तो उस समय इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करना, तुरंत डिवाइड कर लेना, ये भी आसान नहीं था। उसके लिए रूपरेखा तय करनी पड़ी थी कि कहाँ से कहाँ तक क्या बाउंड्रीज होंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो ये सारी प्रॉब्लम सुकुमार सेन के सामने आई, लुकिंग द साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करना। और उस समय 489 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंडिया को उन्होंने डिवाइड किया। तो शुरू में, आज 543 है, बट उस समय पहले इलेक्शन के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या कुछ कम थी। 489 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिया को डिवाइड किया गया टू कंडक्ट द इलेक्शन। प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल और लिस्ट ऑफ द सिटीजन एलिजिबल टू वोट। अब दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों की वोटर लिस्ट तैयार नहीं थी। जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, तो हम लोग देखते हैं आज भी वोटर लिस्ट होते हैं और सबको एक आईडी बांटा जाता है, आईडी होती है, और वोटर लिस्ट में देख करके नाम और तब उसको वोट देने दिया जाता है। तो उस समय वोटर लिस्ट ही नहीं था, क्योंकि पहली बार कंडक्ट होने जा रहा था इंडिया में इलेक्शन। तो सुकुमार सेन ने कहा कि पहले वोटर लिस्ट तैयार करना पड़ेगा पूरे इंडिया का, और उसमें घर घर जाके लोगों के नाम दर्ज करने पड़ेंगे। तो ये प्रक्रिया शुरू हुई टू लिस्ट द नेम ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट। तो ये प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन पहली बार जो लिस्ट ये रही कि पहली बार जब इलेक्शन वोटर लिस्ट सामने आई सुकुमार सेन जी के सामने, जो इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि महिलाओं के नाम नहीं लिखे गए थे उन वोटर लिस्ट में, और लिख दिया गया था कि उनकी ये पत्नी है, उनकी ये बच्ची है, इस तरह से करके एक वोटर लिस्ट तैयार किया गया था। तब उन्होंने उस वोटर लिस्ट को रिजेक्ट किया और कहा कि फिर से कीजिए, वो वोटर लिस्ट बनाइए और उसमें सारी महिलाओं का भी नाम उनका दर्ज होना चाहिए, और फादर की जगह पे या तो फादर का नाम होगा और या उनके हस्बैंड्स का नाम होगा। तो ऐसे करके लिस्ट दोबारा जब बनी, तब वो वोटर लिस्ट सही रूप से बन करके सामने आया। तो प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रूल्स और लिस्ट ऑफ द सिटीजन एलिजिबल टू वोट, ये दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करना था, बिना कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किए इलेक्शन संभव नहीं थे, और दूसरी बात थी कि वोटर लिस्ट तैयार करना था कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर्स हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। अगर वोटर लिस्ट नहीं होगी तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन व्यक्ति वोट देने के लिए आया हुआ है। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व की गई। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन ए पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। अब इंडिया उस समय लिटरेसी बहुत कम थी और काफ़ी गरीब देश भी था इंडिया। आज के समय में तो हम लोग इकोनॉमिकली काफ़ी ग्रो कर गए हैं, लेकिन उस समय पुअर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी एक कंट्री जहाँ लिटरेसी बहुत कम हो, पुअर्स की संख्या काफ़ी कम हो, काफ़ी ज़्यादा हो, और वो पहली बार डेमोक्रेसी को अपनाया हो वो देश, और पहली बार वहाँ इलेक्शन कराया जा रहा था, तो ये सारे चीज़ें बहुत जटिल थी जिनको सॉल्व किया जाना था। द इलेक्शन फाइनली हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951
टू फरवरी 1952। तो कई चरणों में ये अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक सारे इलेक्शंस इंडिया में करवा लिए गए और ये कई चरण में हुए, इसलिए समय ज़्यादा लगा, लेकिन अंततः फर्स्ट इलेक्शन हो गया इंडिया में और सही ढंग से उसको सुकुमार सेन जी की निगरानी में संपन्न कराया गया। तो ये एक इंडियंस के लिए बहुत खुशी की बात थी उस समय कि पहला एक डेमोक्रेटिकली चुनी हुई गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही थी। मोर देन हाफ ऑफ एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। लगभग 50% से ऊपर लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, वोट किया अपने अपने लीडर्स को। वो घर से बाहर आए और पोलिंग बूथ तक गए और उन्होंने अपना वोट को फ्रेंचाइज किया। तो ये जो संख्या थी ये लगभग 50% से ऊपर थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इंडिया जैसे इलिटरेट कंट्री और पुअर कंट्री में लोग इतने अवेयर हो कि 50% से ज़्यादा लोग बाहर आएँ और वोट करें। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। और लगभग 17.3 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया पहले जनरल इलेक्शन में। There were on an average more than 4 candidates for each seat. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सीटें थी उस पर 4 या 4 से अधिक कैंडिडेट्स उस पर फाइट के लिए खड़े हुए। ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन था। ऐसा नहीं था कि कोई एक सिंगल कैंडिडेट खड़ा हो गया हो और वो उसको ऐसे ही नॉमिनेट हो गया हो, ऐसी बात नहीं थी। काफ़ी इलेक्शन अच्छा हुआ और स्ट्रगल हुआ कैंडिडेट्स के बीच में, कंपटीशन की भावना आई लोगों के बीच में और एक सीट पे लगभग 4 कैंडिडेट उस समय अपने को नॉमिनेट करवाए थे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये एवरेज रहा था। इट वाज ग्रेट एंड सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ये एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि फर्स्ट टाइम इंडिया में डेमोक्रेसी अपनाने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराया गया और सही ढंग से वो कंडक्ट हो गया। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इलेक्शन में नॉमिनेशन करवाया अपना, वो लड़े इलेक्शन को। तो ये एक अच्छी डेमोक्रेसी के सारी निशानियाँ उसमें दिखाई दे रही थी पहले इलेक्शन में। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था। इट वॉज अ ग्रेट एंड सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट that prove that democracy could be practiced anywhere in the world। और ये बात सिद्ध करती थी कि वर्ल्ड में किसी भी देश में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जा सकता है। जब इंडिया जैसे पुअर और इलिटरेट कंट्री में इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल कर आए और वोट दे, अपने मताधिकार को पहचाने पहली बार, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए कि वो अब एक सही राह पर निकल गई है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा कि पहला इलेक्शन इंडिया में कैसे कंडक्ट कराया गया और क्या परेशानियां हमारे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, उनके सामने आई और उन्होंने उन सारी कठिनाइयों को बहुत अच्छे ढंग से रिजॉल्व किया। तो समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह welcomes you all in political science class. We are continuing with chapter number 2, which is era of one party dominance, and this is the third part. In previous video हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या चैलेंजेस थे डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पहला जो 1952 में इलेक्शन करवाने थे वो किस तरह करवाए गए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए, उसको कैसे इलेक्शन कमिश्नर ने उन सारी चीज़ों को सॉल्व किया और अंततः एक इलेक्शन संपन्न हुआ जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। अब हम उसके आगे की कहानी को देखते हैं कि अगले 3 इलेक्शंस तक इनमें लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना डोमिनेंस बना करके, तो आज इसी के बारे में जानेंगे हम लोग कि कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन टू 1952 टू 67, 52 से 67 तक जो 3 इलेक्शंस हुए उसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना डोमिनेंस बना के रखा, उस डोमिनेंस के क्या कारण थे, क्यों अपोजिशन पार्टीज उतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही थी
और क्यों दबदबा रहा इन 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस का, इसको हम लोग आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो पहला इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट्स किस प्रकार आए थे, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। पहला जो जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था वो जिस तरह से आया और जो परिणाम लेकर आया उससे किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लोग जानते थे कि कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है इलेक्शन में, और यही हुआ भी। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीती भी इस इलेक्शन को। तो ये एक्सपेक्टेड था कि इसमें कांग्रेस पार्टी का इन्फ्लुएंस रहेगा इस इलेक्शन में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एक्सपेक्टेड टू विन दिस इलेक्शन। सभी जानते थे, किसी को कोई शक नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ही जीत करके आने वाली है इस इलेक्शन में। हाँ, ये जरूर था कि कितनी सीटें आएंगी इसका एक्सपेक्टेशंस लोगों को नहीं था कि कितनी सीटें आने वाली हैं, बट ये ओवरऑल मालूम था कि कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आने वाली है। कांग्रेस पार्टीज इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ये जो अगले 3 इलेक्शंस तक जो लगातार कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस बना रहा इन द इलेक्शंस, उसका कारण बहुत एक जनरल सा कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल मूवमेंट को चलाया था इंडिया में, और वही सारे लीडर्स जो नेशनल मूवमेंट के दौरान उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे इंडिया के इंडिपेंडेंस में, वही सारे लोग अब लोगों के बीच जाकर के कांग्रेस पार्टी के लिए वोट्स मांगा कर रहे थे। तो वही लीडर्स अब खड़े थे जो नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी का जो है इनहेरिटेंस ऑफ लेगेसी थी कि वो वही लोग जो मूवमेंट में थे, नेशनल मूवमेंट में, फ्रीडम के मूवमेंट में, वही लोग अब लीडर्स के रूप में इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो लोगों की एक सिंपैथी उनके साथ निश्चित रूप से होनी जरूरी थी कि इन लीडर्स को जब तक ये हैं तब तक इनको बनाए रखना है। ऐसी एक मानसिकता इंडियंस के अंदर उस समय थी कि इनकी जगह पर किसी और को कैसे वोट डाला जा सकता है। ये एक भावना इंडियंस के अंदर थी, और यही कारण था शुरुआती दिनों में कि कांग्रेस का जीतना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी इंडियंस के लिए। और यही हुआ भी। फर्स्ट जो इलेक्शन हुए उसमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी जीत कर आई। द पार्टी वॉन 364 ऑफ द 489 सीट्स इन द फर्स्ट लोकसभा एंड टेनिस्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर। जो ये कांग्रेस पार्टी जीत कर आई तो टोटल सीट्स जो थे वो 489 थे जिन पर कॉन्टेस्ट हुआ था, इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे। उन सीटों की संख्या लोकसभा में 489 थी। जैसे कि मैंने कल बताया भी था पिछले वीडियो में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो 489 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कमिश्नर ने इसको डिवाइड किया था इंडिया को इलेक्शन कराने के लिए। तो उतने ही मेंबर्स जीत के जाने वाले थे। 489 सीट्स थे उस समय लोकसभा में, और उसमें से 364 सीटों पे कांग्रेस जीत के आई, और कहीं तक कोई चैलेंज उसको किसी भी रूप में नहीं था किसी अदर पार्टी से। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट कम नेक्स्ट टू द टर्म ऑफ द सीट ऑन ओनली 16 सीट। अगर कम्युनिस्ट पार्टी जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी उभर कर आई उस पहले इलेक्शन में, उसने मात्र 16 सीटें ही उन लोगों ने जीता। तो उनकी जीत कांग्रेस की जीत के सामने बहुत छोटी सी जीत थी, और सिर्फ 16 सीट पे उन लोगों को सीमित हो जाना पड़ा, और बाकी सारी सीटों पे कुछ कुछ अदर पार्टी भी 1-2 सीट मिली, लेकिन उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गया, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि 364 सीट्स जो है वो मिली थी कांग्रेस पार्टी। द स्टेट इलेक्शन वे हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं की भी का भी इलेक्शन हुआ था, यानी स्टेट्स इलेक्शंस भी उसके साथ ही कंडक्ट कराए गए थे लोकसभा के साथ। तो जहां एक तरफ लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था और साथ में राज्यों का भी इलेक्शन साथ में कंडक्ट हो रहा था। ऐसा अब नहीं होता है। अब अलग अलग राज्यों के अलग अलग समय पे होते हैं इलेक्शंस, और लोकसभा का अलग होता है। बट उस पीरियड में चूंकि वो पहला इलेक्शंस था, तो स्टेट के भी इलेक्शंस
और लोकसभा के भी इलेक्शन साथ कराए गए थे। तो आइए देखते हैं कि स्टेट में क्या स्थिति थी कांग्रेस की। कांग्रेस वॉन अ मेजॉरिटी ऑफ सीट इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास एंड उड़ीसा। ये 3-4 जगहों को छोड़ के मोस्ट ऑफ द सीट्स वे वोन बाय कांग्रेस पार्टी। उसमें कुछ सीटें थी जैसे त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा। ये कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर अन्य पार्टियों ने उन सीटों को जीता था, और बाकी जो जगह थे वहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे जीत करके स्टेट इलेक्शंस में भी सामने आई। फाइनली इवन इन दिस स्टेट्स द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट। इनके जीतने के बावजूद भी उन स्टेट्स में भी कांग्रेस ने ही सत्ता स्थापित की अपनी, क्योंकि इनकी सीटें, ये जीते जरूर लेकिन इनकी सीटें उतनी नहीं थी कि वो स्टेट में अपने गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते थे। इसलिए कांग्रेस ही वहाँ पर भी, इन जगहों पे भी कांग्रेस का ही दबदबा रहा और कांग्रेस ने वहाँ अपना फॉर्म किया गवर्नमेंट। सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशन एंड द स्टेट लेवल। चाहे वो नेशन हो चाहे वो स्टेट लेवल हो, दोनों ही लेवल पे कांग्रेस बहुत बड़ी संख्या में जीत करके आई। और ये जो हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं पहले इलेक्शन का, ये साफ साफ ये बता रहा है कि इसका रीज़न जो था वो कांग्रेस पार्टी का इनहेरिटेड करना, लेगेसी को, ये ही साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से जीत रही थी। और कहीं कहीं छिटपुट जगहों पे एक आध सीट कम्युनिस्ट पार्टी को, जैसे कि टोटल सीटें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 मिली थी टोटल सीटें, और कहाँ 364, तो कोई कंपैरिजन नहीं था अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी में। तो एक तरह से इनका डोमिनेंस रहा फर्स्ट इलेक्शन के दौरान। इन द सेकेंड एंड द थर्ड जनरल इलेक्शंस held in 1957 and 1962, the Congress party maintained the same position in Lok Sabha by winning 3/4 seats. जैसा कि पहले लोकसभा इलेक्शन जो 1952 में हुआ, उसमें जो पोजीशंस रहे कांग्रेस पार्टी के, ठीक वही पोजीशन उसने इन द सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन में भी उस चीज़ को मेंटेन किया। उसमें कमी आने नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने। उस जो पॉपुलैरिटी के साथ वो जीती थी पहला इलेक्शन, उसी के साथ उसी तरह से दूसरा और तीसरा इलेक्शन भी वो जीत गई। और उसको इन दोनों इलेक्शंस में भी 3/4 सीट्स मेजॉरिटी जो है 3/4 मेजॉरिटी आई। द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन केरला स्टेट असेंबली इलेक्शन इन 1957। लेकिन जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें केरला में उसको मेजॉरिटी नहीं मिल पाई कांग्रेस पार्टी को। व्हेन ए कोएलिशन लेड बाय सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉर्म द गवर्नमेंट। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने केरला में पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट में बनी केरला में इन 1957 के इलेक्शन में। 1957 के इलेक्शन में सिर्फ एक जगह, एक स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट बनाया, और वो भी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाया, यानी अन्य पार्टियों का सहयोग लेकर के उसने एक मेजॉरिटी अपनी बनाई और वहाँ पर सत्ता हासिल की और कांग्रेस को बाहर रखा सत्ता से। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई ऑपोजिशन पार्टी स्टेट असेंबली में जीत करके आई इन 1957। द कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट बट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट। अब ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 4 सीटों में 3 सीटें जीत जाती थी, लेकिन उसकी जो वोट के परसेंटेज है वो हाफ से भी, यानी 50% से भी कम रहते थे। यानी टोटल वोट्स जितने पड़ते थे उसके 50% वोट से भी कम वोट के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट बना लेती थी या उन सीटों पे जीत जाती थी। ऐसा क्यों होता था इसको हम लोग ज़रा समझेंगे कि इन 1952 इलेक्शन कांग्रेस ऑब्टेन 45%। टोटल वोट जितने इंडिया में पड़े थे इन 1952 के इलेक्शन में, उसका सिर्फ 45% वोट कांग्रेस ने गेन किया था टोटल वोट, बट इट मैनेज टू विन 74% ऑफ सीट्स। लेकिन उसने
इसी वोट परसेंटेज पे 74% ऑफ सीट्स को गेन करने में कांग्रेस पार्टी सफल रही थी पहले इलेक्शन। द सोशलिस्ट पार्टी, एक ऑपोजिशन की पार्टी थी जो कि सोशलिस्ट पार्टी थी। द सोशलिस्ट पार्टी सिक्योर मोर देन 10% ऑफ वोट्स। इसको सोशलिस्ट पार्टी को 10% ऑफ वोट्स मिले, टोटल वोट्स के 10% वोट्स मिले ऑल ओवर द कंट्री। पूरे कंट्री में उसको 10% वोट्स मिले, टोटल वोट्स के 10% वोट सोशलिस्ट पार्टी को मिले। लेकिन नॉट इवन विन 3% ऑफ सीट्स, लेकिन वो 3% सीट भी जीतने में कामयाब नहीं हुई। जहां एक तरफ देख रहे हैं कि 45% वोट्स पाकर कांग्रेस 3/4 मेजॉरिटी के साथ जीत गई और 74% ऑफ सीट्स निकालने में सफल रही, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक जो विपक्ष की पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी, उसने ऑल ओवर इंडिया में 10% वोट गेन किए, लेकिन उसके नंबर ऑफ सीट्स जो परसेंटेज में निकले वो 3% थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि कांग्रेस परसेंटेज में उतने अधिक तो थी 45%, और कहाँ ये 10%, तो प्रपोर्शन में तो ज़्यादा थी कांग्रेस परसेंटेज ऑफ वोट में भी, लेकिन उसके हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स उसके 74% निकल रहे थे, और जहाँ की ये 10% वोट पा रही थी, लेकिन इसके 3% सीट्स निकल पा रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इसको जरा हम लोग समझें। इट हैपेंड बिकॉज प्रपोर्शनल शेयर ऑफ वोट्स वेर इन फेवर ऑफ कांग्रेस। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हर सीट पे उसको 45% वोट मिल रहा है और इनको 10% वोट मिल रहा है। कौन जीतेगा? 45% वाला जीत जाएगा, 10% वाला कहां से जीतेगा? तो प्रपोर्शन ऑफ वोट्स जो है वो कांग्रेस के ज्यादा थे, और विपक्ष की कई पार्टियां थी। कांग्रेस तो एक थी और विपक्ष बटा हुआ था, उसके कई धड़ों में बटा हुआ था विपक्ष। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जनसंघ था, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, ऐसे करके 2-3 और पार्टीज थी। तो हम देखते हैं कि उसमें बाकी का वोट्स अगर 45% कांग्रेस पा रही थी, जो पक्ष में आ रही थी, यानी कि गवर्नमेंट फॉर्म कर रही थी, तो निश्चित रूप से 55% वोट जो है वो विपक्ष में जा रहा था टोटल वोट्स का। लेकिन फिर भी विपक्ष सीटों के मामले में कम था। इफ वी एड अप द वोटर्स ऑफ ऑल द नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स, जितने भी नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स थे उनके वोट शेयर्स को जोड़ दिया जाए, इफ वी एड अप वोटर्स ऑफ ऑल नॉन कांग्रेस कैंडिडेट, इट विल मोर देन द वोट्स ऑफ कांग्रेस। निश्चित रूप से कांग्रेस को कितना मिला? 45% टोटल वोट्स का। तो विपक्ष को कितना मिल रहा था? 55% ऑफ वोट मिल रहे थे। यही बताने की कोशिश हो रही है यहां कि कांग्रेस इकट्ठे 45% पा रही थी और विपक्ष बटा हुआ था कई धड़ों में, और उन सबके वोट्स मिला देने पे विपक्ष जो है वो 55% वोट गेन कर रही थी। द नॉन कांग्रेस वोटर्स वे डिवाइडेड बिटवीन मेनी पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। इनके बहुत सारे पार्टी और बहुत सारे कैंडिडेट्स में विपक्ष जो है वो बटा हुआ था और कांग्रेस इकट्ठा था एक जगह। तो वो इकट्ठा होने के कारण 55% वोट्स जो थे वो विपक्ष में बिखर जाते थे, और ये इकट्ठा 45% वोट लेकर जीत जाती थी। सो द कांग्रेस वाज वे अहेड ऑफ द ऑपोजिशन एंड मैनेज टू विन। और इस तरह कांग्रेस लगातार 3 इलेक्शंस में डोमिनेट करती रही और विपक्ष पार्टियां लगातार हारती रहीं। ये एक डोमिनेशन का पीरियड था। एक तरफ उसको लेगेसी मिली हुई थी, जो नेशनल मूवमेंट्स के लीडर निकले हुए थे, लेकिन ये लेगेसी कायम नहीं रही बहुत दिनों तक, क्योंकि जो लीडर्स थे वो धीरे धीरे बूढ़े बुजुर्ग होते गए और वो जो पॉलिटिक्स था उससे बाहर होते रहे, और धीरे धीरे उनका डोमिनेंस कम होता गया। और हम लोग देखेंगे आगे के क्लासेस में कि कैसे 67 के बाद विपक्ष धीरे धीरे कांग्रेस के ऊपर हावी होने लगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह वेलकम्स यू ऑल in political science class. We are continuing with chapter number 2, which is era of one party dominance, and this is the 4th part.
इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले 3 जनरल इलेक्शंस जो हुए इंडिया में, उसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने डोमिनेंस किया था अपना। आज हम लोग देखेंगे कि उस डोमिनेंस का नेचर क्या था। तो आज की टॉपिक है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। शुरू के पीरियड में जो कांग्रेस का एक डोमिनेंस बना रहा इंडियन पॉलिटिक्स में, उसका नेचर किस प्रकार का था, वो किस प्रकृति की थी, इसको हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि मैनी कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट हैव वन पार्टी और मिलिट्री रूल। उस समय बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के बाद अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को नहीं अपना करके वहाँ पर डिक्टेटरशिप या वन पार्टी रूल को अपनाया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि डेमोक्रेसी जो है वो डाइवर्सिटी पे निर्भर करती है और डाइवर्सिटी को बढ़ाती है, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि देश का डिसइंटीग्रेशन हो जाए। तो ये डर कहीं ना कहीं उस समय इन सारी कंट्रियों का रहा और एक तरह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया विद द डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी वो नहीं अपना सकते क्योंकि उनके यहाँ भी डाइवर्सिटी है और उनको इस बात का डर है कि कहीं देश का डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए डेमोक्रेसी अपनाने पर। तो डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज इंश्योर्ड इन दिस कंट्री बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। इन कंट्री ने मिलिट्री रूल या वन पार्टी रूल को इसलिए अपनाया क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर था और उन्होंने डेमोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज़ किया। The dominance of Congress party in India was different because it was happened under democratic conditions. लेकिन यहाँ पर जो एक पार्टी का डोमिनेंस रहा शुरू के 3 इलेक्शंस तक, हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी डोमिनेट की इंडियन पॉलिटिक्स को, तो उसका एक आधार ये था कि कांग्रेस जो थी वो ऐसा नहीं था कि मिलिट्री रूल कर रही थी या वन पार्टी रूल को अपना रही थी, वो डेमोक्रेसी ही थी इंडिया में। लेकिन वहाँ पर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो रहे थे, बट उन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपना डोमिनेंस बनाने में कामयाब थी। तो द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया वाज डिफरेंट। इन सभी देशों की जो वन पार्टी रूल थी और मिलिट्री रूल था, उससे डिफरेंट था इंडिया का डेमोक्रेसी। यहाँ पर डेमोक्रेसी अपनाई गई थी, लेकिन वो डेमोक्रेसी जो थी वो वन पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, यानी कि कांग्रेस के डोमिनेंस को बता रही थी। तो दिस हैपेंड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस डेमोक्रेटिक थे, लेकिन फिर भी इन सब कंडीशंस के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने डोमिनेंस को कायम रखने में कामयाब थी। Many parties contested election in free and fair condition, but Congress managed to win election after election. बहुत सारी पार्टियां थीं उस समय और वो भी इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स खड़ी कर रही थी, वो भी प्रचार करती थी, सारी प्रक्रिया डेमोक्रेटिक ढंग से होती थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी और एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन लगातार जीतती जा रही थी। The root of this extraordinary success of the Congress go back to the legacy of the freedom struggle. जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि ये और कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी को जो फ्रीडम से लेगेसी मिली हुई थी वो वर्क कर रही थी। फ्रीडम में जो लीडर्स उस समय थे, फ्रीडम फाइट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो लीडर्स, वही अब कांग्रेस के सदस्य भी थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो इलेक्शंस लड़ रहे थे। तो नेचुरली उनकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडियंस का था कि इन्होंने बहुत अच्छे नेता हैं ये और इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, इसलिए जब तक ये एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं तब तक इनके अलावा किसी और को कैसे हम लोग वोट कर सकते हैं, ये इतने महान नेता हैं। तो ऐसा एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडियंस के अंदर था इन फ्रीडम फाइटर के लीडर्स के लिए,
और ये स्वाभाविक भी था क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया था अंग्रेज़ों के साथ और तब जा कर के कहीं आज़ादी हम लोगों को मिल पाई थी। तो इंडियंस का ये एक इमोशंस जो जुड़ा हुआ था इन लीडर्स के साथ, ये होना नेचुरल भी था, स्वाभाविक भी था, क्योंकि वो देख रहे थे कि इनके जैसे कोई और लीडर्स सामने नहीं दिख रहे थे। तो एक लेगेसी जो फ्रीडम फाइट की थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी और यही एक एडवांटेज था कांग्रेस को कि वो अन्य पार्टी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सीटों से जीतकर इलेक्शन दर इलेक्शन आगे बढ़ रही थी। कांग्रेस वाज सीन एज इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि ये माना जाता था कि जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा, फ्रीडम नेशनल मूवमेंट जो रहा, उसकी का एडवांटेज हमेशा कांग्रेस के फेवर में रहा इन 3 इलेक्शंस तक, क्योंकि वही सारे लीडर्स अब कांग्रेस के तरफ से इलेक्शंस में खड़े हो रहे थे। तो नेचुरल था कि लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई थी और लोग उनको वोट डाल रहे थे। Many leaders of freedom struggle were contesting election as the Congress candidate। जैसे कि मैंने बताया कि वो सारे कैंडिडेट्स अब कैंडिडेट्स के रूप में थे कांग्रेस के, जो फ्रीडम स्ट्रगल के समय फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। वो सारे नेता अब कांग्रेस के कैंडिडेट्स के रूप में खड़े हो रहे थे। तो निश्चित रूप से उनको तो वोट मिलना ही था, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं थी। और लोग स्वेच्छा से दे रहे थे, लोग उनसे इतने प्रभावित थे, उनके काम से, उनके स्ट्रगल से इतने प्रभावित थे कि उनका ये मानना था कि इनसे अच्छे लीडर्स हमको नहीं मिलेंगे, और इसलिए उनको जनता भी, सिटीजन्स भी प्रमोट कर रहे थे कि वो आगे आएँ और देश को के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। Many optional parties were formed only around the independence or after that। बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज थे या तो इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले बने थे या इंडिपेंडेंस के बाद उनका जन्म हुआ, यानी फॉर्मेशन हुआ उनका। तो अपोजिशन पार्टीज़ की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी पहले की, जिसको देखकर उनको सिटीजन्स वोट करें, और ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, जैसा कि हम आगे देखेंगे कि उन पार्टीज़ के पास ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी जो डिफरेंस पैदा करे कांग्रेस और उनमें, और जिसको लेकर लोग उनकी तरफ भागे वोट लेकर। तो ऐसी स्थिति कहीं बन नहीं रही थी कांग्रेस के खिलाफ। तो इसको हम लोग आगे भी देखेंगे कि क्यों ये स्थिति नहीं बन रही थी। तो कांग्रेस पार्टी स्प्रेड अराउंड द कंट्री ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बाद कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ गया और गांव-गांव तक लोग कांग्रेस के साथ जुड़ने लगे। तो कांग्रेस पार्टी स्प्रेड अराउंड द कंट्री ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो ये इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल जब चल रहा था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसमें खास एक अहम रोल अदा किया कि जब वो लॉन्च हुआ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, तो वो मूवमेंट गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचा और लोग उसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो गए। तो इसका दायरा जो है कांग्रेस पार्टी का, वो पूरे देश में फैल गया आफ्टर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। द नेचर ऑफ द पार्टी वॉज ऑल इंक्लूसिव। कांग्रेस पार्टी का जो नेचर था वो ऑल इंक्लूसिव था। ऑल इंक्लूसिव मतलब सर्व समावेशी, यानी सबको उसमें समाहित करने वाला, सबको उसमें इंक्लूड करने वाला, ऐसा नेचर था कांग्रेस का। वो ना तो लेफ्ट की ओर ट्रीट होती थी, ना तो राइट की तरफ झुकती थी। तो उसकी जो पॉलिसीज थी उसमें सारा कुछ इंक्लूसिव था और वो सारे अच्छे लीडर्स को चाहती थी कि वो कांग्रेस में आ जाएं। उनकी ऐसा नेचर था कांग्रेस का। तो वो नेचुरली एक ऑल इंक्लूसिव नेचर की थी, यानी सबको अपने अंदर समाहित करने वाली थी। These factors contribute to the dominance of the कांग्रेस पार्टी। और यही सब कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी ने फर्स्ट 3 इलेक्शंस जो कांग्रेस डोमिनेट की, वो उसमें एक अहम रोल इन 3 इलेक्शंस तक कायम रहा कांग्रेस का। उसके बाद अब विपक्षी पार्टियां भी धीरे धीरे पुरानी होती गईं और कांग्रेस भी पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। जो नेता फ्रीडम फाइटर्स थे, जो फ्रीडम फाइट के दौरान लीडर्स थे, वो धीरे धीरे एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर होते गए और कांग्रेस के नेचर में भी धीरे धीरे
परिवर्तन आया, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह welcomes you all in political science class. We are continuing with chapter number 2, which is era of one party dominance, and this is the 5th part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कांग्रेस के डोमिनेंस के नेचर को देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस एज ए सोशल एंड लॉजिकल कोएलिशन, कि कांग्रेस जो थी उस समय उसकी सोशल आइडियोलॉजी क्या थी, एक कोएलिशन के रूप में उसकी सोशल आइडियोलॉजी क्या थी, इसको हम लोग आज समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सिंस 1885 कांग्रेस वर्क एज ए प्रेशर ग्रुप फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड कॉमर्शियल क्लासेस एंड नोन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग। जो कांग्रेस का गठन हुआ वो 1885 में हुआ, और उसके बाद ये इंडियंस का मानना था कि ये मुख्य तौर पे इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की एक प्रेशर ग्रुप है, और इसमें मुख्य रूप से कुछ एजुकेटेड प्रोफेशनल्स और कॉमर्शियल क्लास के लोग इसमें कांग्रेस पार्टी के में शामिल हैं, ऐसा इंडियंस का मानना था उस समय। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इंडियंस कुछ एलिट वर्ग में ही सीमित थी और पूरे रूप से वो स्प्रेड आउट नहीं हुई थी, और उसका ये सीमित होना ये बताता था कि उसमें कुछ एलिट वर्ग के लोग ही उसमें शामिल हैं, ऐसा इंडियंस का मानना था उस समय। इट वॉज नोन एज द पार्टी ऑफ अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलिट। जब ये थोड़ी पुरानी हुई तब लोगों का मानना था कि इसमें जो है अपर कास्ट के लोग ज़्यादा हैं और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, और कुछ अर्बन एलिट्स का ये एक प्रेशर ग्रुप है। यानी मुख्य रूप से लोगों का ये मानना था कि इसमें पढ़े लिखे और संभ्रांत लोग ही इस प्रेशर ग्रुप में शामिल हैं, और ये आम जो नागरिक हैं उन तक इस पार्टी की पहुंच उस समय नहीं थी शुरुआती दिनों में। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इट्स सोशल बेस वाइडेंड। जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च किया उस समय ये गांव-गांव तक कांग्रेस की पहुंच होने लगी, और इसमें हर वर्ग के लोग जुड़ने लगे, और उनको ये लगने लगा कि ये वो पार्टी है जो फ्रीडम स्ट्रगल को आगे की ओर ले जा रही है, और उनका विश्वास गांधी जी के कारण और बढ़ गया था कांग्रेस के प्रति। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्कर्स, विलेजर्स, पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑल्सो फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मजदूर वर्ग जो था इंडिया का, वो जो विलेज में रहने वाले लोग थे, वो जो किसान वर्ग था वो, ये और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, कुछ बड़े कुछ छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोग भी अब कांग्रेस का हिस्सा बनने लगे थे, क्योंकि उन्हें अब ये लगने लगा था गांधी जी के कारण, और जो मूवमेंट्स लगातार लॉन्च हो रहे थे कांग्रेस की तरफ से, उसको देखते हुए सबको, इंडियंस को लगने लगा, जो साधारण इंडियंस थे उनको भी लगने लगा कि नहीं, ये वो पार्टी है जो हम लोगों को आज़ादी दिला सकती है, और उनका उसमें शामिल होना ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया उस समय रही, और इसके कारण कांग्रेस का दायरा और बढ़ गया। By the time of independence, the Congress was transformed into rainbow-like social coalition, और इंडिपेंडेंस के आते तक, यानी कि 1947 या 40 के दशक में आने तक, ये एक रेनबो टाइप ऑफ कोएलिशन बन चुकी थी, जिसमें सारे रंग यानी सारे तरह के लोग इसमें इंडियंस शामिल थे, चाहे वो बहुत एलिट वर्ग हो, अर्बन एलिट्स हों, एजुकेटर्स हों, या इंडस्ट्रियलिस्ट हों, साधारण पीजेंट्स हों, वर्कर्स हों, सब कोई अब इस कोएलिशन में शामिल हो चुका था, और कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा दायरा अपना इंडिया में बना चुकी थी। इट एकोमोडेट द रेवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट, जो क्रांतिकारी विचारधारा के थे
और जो शांतिवादी विचारधारा के थे, दोनों लोग इसमें शामिल थे। कंजर्वेटिव एंड रेडिकल, जो लोग रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित थे या मौलिक विचारधारा से प्रभावित थे, दोनों तरह के लोग इसमें शामिल थे। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, जो एक्सट्रीम चरमपंथी थे, और मॉडरेट जो लोग थे, उदारवादी जो लोग थे, वो लोग भी इसमें शामिल थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर तरह के आइडियोलॉजी वाले लोग अब कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, और कांग्रेस का दायरा जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके इर्द गिर्द के समय में ये सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके थे इंडियन मूवमेंट से, और इंडियन मूवमेंट्स को लीड कर रही थी कांग्रेस, इसलिए उनका ये कहना कि कांग्रेस में शामिल वो लोग हो चुके थे। चाहे वो राइट आइडियोलॉजी के बिलीवर्स हों, चाहे वो लेफ्ट आइडियोलॉजी के बिलीवर्स हों, चाहे वो सेंट्रिस्ट हों, ये सारे आइडियोलॉजीज के लोग एक तरह से कांग्रेस में उस समय शामिल हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि यही वो पार्टी है जो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला सकती है। इसलिए सबका झुकाव सारी आइडियोलॉजीज को दूर करते हुए सिर्फ इंडिपेंडेंस के लिए सारे लोग उसमें शामिल होते चले गए। द कोएलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गिव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। कांग्रेस का जो ये कोएलिशन का स्ट्रक्चर था, उसने कांग्रेस को एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ दिया, ऐसा स्ट्रेंथ जो काफ़ी तगड़ा था। और इस स्ट्रेंथ को देखते हुए और इस चीज़ को समझते हुए कि उसे एक इंडिपेंडेंस के दौरान जो स्ट्रेंथ कोएलिशन का मिला हुआ है, उसको लेकर आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी कि ऑपोजिशंस को किस तरह से बाहर रखना है, दूर रखना है सत्ता से, वो हम लोग आज समझे कि क्या वो स्ट्रैटेजी थी। इन 2 पॉइंट्स से हम लोग उसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि इट अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि कांग्रेस जो है वो किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन को नहीं होल्ड करती थी। यानी कि किसी भी समस्या को लेकर, जो समस्याएं होती थी उसको लेकर किसी एक तरफ उसका झुकाव नहीं होता था, वो एक्सट्रीम नहीं होती थी किसी भी पोजीशन को, राइट या लेफ्ट, कोई भी पोजीशन की तरफ वो अपने आप को टिल्ट नहीं करती थी, झुकाती नहीं थी। इट अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इशू। जितने भी इश्यूज होते थे उसमें एक बैलेंस अप्रोच वो लेकर के चलती थी, न इधर का न उधर का, एक बैलेंस अप्रोच उसका होता था पार्टी का। दिस स्ट्रैटेजी पुट द ऑपोजिशन इन डिफिकल्टी, और यही वो स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस की जिसने ऑपोजिशन को एक कठिनाई में डाल रखा था। एनीथिंग ऑपोजिशन वांट टू से, कोई भी बात ऑपोजिशन जब राइज करती थी, वुड ऑल्सो फाइंड इन द प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस, वो तमाम चीजें कांग्रेस के भी आइडियोलॉजी और प्रोग्राम्स में नजर आते थे। कोई भी बात, कोई भी एक चीज उठाती थी जब ऑपोजिशंस अगेंस्ट कांग्रेस, तो ये पाती थी कि ये सारी चीजें तो कांग्रेस के अंदर भी हैं, उसके प्रोग्राम्स में भी हैं, उसकी आइडियोलॉजी में भी ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से हैं। तो उनको समझ में नहीं आता था कि ऐसी कौन सी बात उठाई जाए जिससे जो कांग्रेस में वो चीज़ें ना हो, उसकी आइडियोलॉजी को नहीं सूट करती हों। तो एक कठिनाई कांग्रेस हमेशा खड़ी करती रही विपक्ष के लिए कि उसको कहीं से कोई रास्ता अपोजिशंस को नहीं मिल रहा था कि कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ इशू एराइज किया जाए। और सेकंड स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि इट्स नेचर ऑफ कोएलिशन हैज ग्रेट एकोमोडेशन फॉर इंटरनल डिफरेंसेस। उसके अंदर उसका जो संरचना था, उसके कोएलिशन का संरचना इस तरह का था कांग्रेस का कि उसमें बहुत सारा स्थान था, उसमें सारे लोगों को शरण स्थली बना रखे थे कांग्रेस पार्टी। फॉर इंटरनल डिफरेंसेस, जितने भी लोगों के इंटरनल डिफरेंसेस थे उन सबों के लिए उसमें स्थान था। एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स, जिनके भी जो एस्पिरेशंस थे, वो सारे ग्रुप्स जो अलग अलग एम्बिशंस रखते थे उनके लिए भी उसमें स्थान था। और
कोई भी लीडर्स हों, किसी भी प्रकार के कोई लीडर्स हों, उनके लिए भी उसमें पर्याप्त जगह थी कि अपनी बात को वो अंदर ही पार्टी के उठा सकते थे। ये स्थिति कांग्रेस के अंदर विद्यमान थी उस समय, यानी कि कांग्रेस किसी भी तरह से कोई भी पोजीशन छोड़ नहीं रही थी कि कांग्रेस के अलावा कोई अन्य पार्टियां कुछ चीज़ों को लेकर के सामने आ सकें, और उसका दायरा इतना बड़ा था कि सारी चीज़ें उसमें, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा कि उसका नेचर जो था वो इंक्लूसिव था और सारी चीज़ें समाहित हो जाती थी उसके अंदर। तो एक बहुत बड़ा दायरा आइडियोलॉजी का भी था, जिसमें लेफ्ट, राइट, सेंटर सारी आइडियोलॉजीज उसमें शामिल थी। तो किसी को नाराज नहीं करती थी कांग्रेस पार्टी, किसी भी आइडियोलॉजी को नाराज नहीं करती थी, किसी भी ग्रुप को नाराज नहीं करती थी, किसी भी लीडर को नाराज नहीं करती थी, और कोई एक्सट्रीम पोजीशन होल्ड नहीं करती थी। वो एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलती थी। तो ये दो स्ट्रैटेजी उसकी काम आई कांग्रेस की अगेंस्ट द ऑपोजिशन। द कांग्रेस डिड बोथ दिस थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम। ये सारी जो बातें हैं, ये दोनों जो बातें हैं, वो कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस के पहले से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही है और सबको उसको इतना इंक्लूसिव होना होगा कि सारे लोग उससे जुड़ पाएँ। तो इसलिए वो अप्रोच उसका शुरू से ही था। बिफोर इंडिपेंडेंस से ही कांग्रेस का नेचर इंक्लूसिव था कि चाहे कोई भी विचारधारा के लोग हों, वो उसके अंदर समाहित हो जाए और उसमें ही जुड़ करके वो नेशन के लिए फाइट करे, और इस चीज़ को उसने आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जारी रखा। द कांग्रेस डिड बोथ दिस थिंग ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यूड इट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसको इंडिपेंडेंस के बाद भी इस स्ट्रैटेजी को उसने अपनाए रखा, और इसमें सारे लीडर्स, सारी पार्टियां, सारे आइडियोलॉजी, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूसिव थी। इसलिए ऑपोजिशंस को कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था कि वो अगेंस्ट कांग्रेस खड़ी हो पाए। डिफरेंट ग्रुप वेयर नॉट हैप्पी बाय द पोजीशन ऑफ पार्टी विद देयर शेयर ऑफ पावर्स। ऐसी बात नहीं थी, नाराजगी थी, कांग्रेस के अंदर नाराजगी थी। जो वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप्स थे वो नाराज थे कांग्रेस से। ऐसा नहीं थे कि सब लोग खुश थे, नहीं, ग्रुप्स जो थे वो नाराज थे कि उनके पक्ष में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आती है खुल करके। ये नाराजगी सारे ग्रुप्स की थी कि एक एक्सट्रीम पोजीशन क्यों नहीं अपनाती है हमारे ग्रुप की ओर कांग्रेस पार्टी। ये सारे ग्रुप्स का यही मानना था, और ये चीज़ें दिखाई दे रही थी। डिफरेंट ग्रुप्स वेयर नॉट हैप्पी बाय द पोजीशन ऑफ पार्टी विद देयर शेयर ऑफ पावर्स। उनके जो डिफरेंट ग्रुप्स के पावर्स थे उसको लेकर पोजीशन जो था कांग्रेस पार्टी का, वो उन ग्रुप्स को अच्छा नहीं लगता था कि वो एक एक्सट्रीम पोजीशन उनके तरफ क्यों नहीं है उसका। बट दे रिमेन इन द पार्टी एंड फाइट अदर ग्रुप्स रादर देन लिविंग द पार्टी एंड बिकमिंग ऑपोजिशन पार्टी। लेकिन वो लोग कांग्रेस के अंदर रह कर के ही, कांग्रेस का धड़ा बन कर ही, वो जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ते थे, उनकी लड़ाइयाँ होती थी आपस में, उनके विचारों में मतभेद था उस समय भी, एक दूसरे से सहमति नहीं थी, और पार्टी से भी नाराजगी थी कि वो एक एक्सट्रीम पोजीशन उनके तरफ क्यों नहीं है उसका। तो डिफरेंट ग्रुप्स जो थे वो कहीं ना कहीं नाराज थे, लेकिन उनका ये मानना था कि हम लोगों को पार्टी के अंदर ही रहकर अपना पोजीशन को होल्ड करना है, न कि बाहर निकलकर एक अपोजिशन पार्टी बनानी है। These group inside the party called fractions। और ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने थे जो आपस में भिड़ा रहते थे कांग्रेस के अंदर ही इंटरनली, उनको फ्रैक्शंस कहा जाता था, उनको फ्रैक्शन ग्रुप्स कहा जाता था कि अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है, लेकिन ऊपर से कांग्रेस एक है, लेकिन अंदर से वो कई अलग अलग विचारधाराओं की ग्रुप है। और ये जो ग्रुप्स थे दे वर कॉल्ड फ्रैक्शंस,
और आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि कैसे ये फ्रैक्शंस जो है अपोजिशन पार्टी की आइडियोलॉजी बनती चली गई और कांग्रेस पार्टी लगातार कमज़ोर पड़ती गई। और 67 के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या पोजीशन अपोजिशन पार्टी का रहा और क्या पार्टी कांग्रेस पार्टी का रहा। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन क्या उसका फॉर्मेशन था, क्या उसकी स्ट्रैटेजी रही कि किस तरह से वो अपोजिशन पार्टी को सत्ता से दूर रखे। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह वेलकम्स यू ऑल इन पॉलिटिकल साइंस क्लास. We are continuing with chapter number 2, which is era of one party dominance, and this is the 6th part. इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन किस तरह से थी वो। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस का डोमिनेंस कम होता चला गया और किस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज़ उस समय में थी, इसको हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन। ऐसी बात नहीं थी कि अगर कांग्रेस का डोमिनेंस था तो उस समय कोई ऑपोजिशन पार्टी इंडिया में नहीं थी। बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था, ये माना जा सकता है। लेकिन ऑलरेडी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की अपोजिशन पार्टी हमेशा से, जब से पहला इलेक्शन हुआ उस समय से ही अपोजिशन पार्टी थी। मोस्ट ऑफ द अपोजिशन पार्टीज कम बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952। बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टी थी वो 1952 के बाद ही आई, एक आध पहले भी थी, लेकिन ज़्यादातर पार्टियां जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो 1952 के फर्स्ट इलेक्शन हो जाने के बाद वो उनका प्रेजेंस इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ। ऑल दिस अपोजिशन पार्टीज गेट ओनली ए टोकन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। लेकिन ये जो पार्टियां थी, कांग्रेस का डोमिनेशन इस हद तक ज़्यादा था कि इन्हें सिर्फ एक नाम मात्र दर्ज कराने का मौका मिलता था इन लोकसभा एंड इन जनरल इलेक्शन। स्टेट असेंबली में भी बहुत कम इनकी सीटें निकल करके आती थी और ये एक मात्र टोकन रिप्रेजेंटेशन ही माना जा सकता है अपोजिशन पार्टी का, कि हाँ एक नाम दर्ज हो गया उनका कि एज ए अपोजिशन पार्टी हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत नॉमिनल था इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ऑल्सो। Opposition presence played a crucial role in maintaining the democratic character of the system. लेकिन ये छोटा ही रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन जो था ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट को इंडिया में शुरू से ही जिंदा रखे हुए था और उसको मेंटेन कर रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई पार्टी ही ना हो और वन पार्टी रूल हो जाए। तो इस सिस्टम को तोड़ते हुए अपोजिशन पार्टीज़ ने हमेशा एक अपोजिशन का सही रोल अदा किया। उनका रिप्रेजेंटेशन भले ही थोड़ा था, लेकिन उन्होंने हमेशा एक अपोजिशन का काम अगेंस्ट कांग्रेस किया। तो ये जो एक सिस्टम था डेमोक्रेटिक, इसको जिंदा रखने का काम अपोजिशन पार्टी ने ही संभाला हुआ था। दे केप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक, और इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी पर नियंत्रण लगाने का काम किया और उसको निरंकुश कभी नहीं छोड़ा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए कि शुरू से ही विपक्ष रहा, भले ही उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था, लेकिन उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दर्ज किया और हमेशा उनकी पॉलिसीज़ को चेक करने का काम किया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड द ऑपोजिशन। उस समय के जो लीडर्स थे वो स्वभावतन वो बहुत अच्छे थे और उनका हमेशा एक दूसरे के लिए सम्मान, चाहे वो ऑपोजिशन का लीडर ही क्यों ना हो, उसके लिए हमेशा सम्मान की दृष्टि
रहती थी और एक कटसी वो लोग आपस में काफ़ी मेंटेन करते थे और एक दूसरे से मिलना जुलना, विरोध अगर है तो वो पार्लियामेंट तक सीमित रहता था उनका, और आगे चल कर के वो लोग काफ़ी मिले जुले हुए रहते थे। कोई आपसी वैमनस्य देखने को नहीं मिलता था उनके बीच में। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हैव ऑपोजिशन लीडर्स लाइक अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन कैबिनेट। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर जैसे कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स उस समय थे जिनको हम एक स्ट्रांग लीडर के रूप में जानते हैं। तो ऐसा नहीं था कि विपक्ष कमज़ोर था, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स थे लाइक अंबेडकर एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह के लीडर्स अपोजिशन में थे और ये हमेशा उनकी नीतियों पर नज़र बनाए रखते थे और उन्होंने कभी कांग्रेस को निरंकुश होने का मौका नहीं दिया। नेहरू इनवाइटेड सोशलिस्ट लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण टू ज्वाइन हिज गवर्नमेंट। और नेहरू जी भी बहुत पोलाइट थे, वो चाहते थे कि सारे अच्छे नेता जो है वो कांग्रेस के अंदर आए, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें और उनका फ़ायदा देश को मिले। ये एक अप्रोच नेहरू जी की हमेशा रही कि वो ऑपोजिशन के जो भी अच्छे लीडर्स थे चाहते थे कि वो कांग्रेस में आ जाए और देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। और इसी क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को, जो एक सोशलिस्ट लीडर थे, और उनका रोल हम लोग आगे देखेंगे कि इमरजेंसी के दौरान उनका रोल कितना बड़ा था जयप्रकाश नारायण जी का। और क्विट इंडिया मूवमेंट जब चला था उस समय भी सारे बड़े नेता जब गिरफ्तार हो गए थे तो कांग्रेस की कमान जयप्रकाश नारायण ने ही संभाली थी, तो इसलिए वो एक प्रोमिनेंट लीडर माने जाते थे उस समय भी। और नेहरू जी ने ये कोशिश किया कि जयप्रकाश नारायण एक अच्छे लीडर हैं और वो कांग्रेस में आ जाएं और देश को अपना सहयोग दें, लेकिन कुछ विचारों का मतभेद रहा होगा शायद, नोबडी नोज। तो जयप्रकाश नारायण ने उस समय कैबिनेट को ज्वाइन नहीं किया था। द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री वाज यूनिक। और ये जो पहला फेज था हम लोगों के देश का, जो डेमोक्रेसी को फेस कर रही थी, वो पीरियड जो था वो लीडर्स के लिए भी और देश के लिए भी बड़ा यूनिक था। बहुत उसमें अच्छे अच्छे लीडर्स थे और काफ़ी काम हुए उस समय। पूरी कंट्री को उन्होंने खड़ा किया और एक सही ट्रैक पर ले गए जहाँ से एक डेमोक्रेटिक वे उनको मिला और वो देश को आगे लेकर आए। तो द एबिलिटी ऑफ कांग्रेस टू एकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन फॉर पॉलिटिकल पावर ग्रेजुअली डिक्लाइंस। लेकिन ये जो एकोमोडेशन की उनकी नीति रही कांग्रेस की, कि उनका नेचर जो था इंक्लूसिव था, जैसे कि हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस में जाना है इस बात को कि उसका नेचर जो था कांग्रेस का वो इंक्लूसिव था और उसमें ये पावर्स थी कि वो सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेती है और उसमें एकोमोडेशन की काफ़ी क्षमता थी, सबके लिए उसमें स्थान था। लेकिन ये चीज़ें आगे बहुत दिनों तक बरकरार नहीं रह पाई और उसमें डिक्लाइन देखने को, ग्रेजुअली डिक्लाइन देखने को मिला। अदर पार्टीज स्टार्टेड गेनिंग ग्रेटर सिग्निफिकेंस। और धीरे धीरे अन्य पार्टियां भी अपना सिग्निफिकेंस बनाने लगी उसमें। धीरे धीरे अपोजिशन पार्टीज भी अपना इम्पोर्टेंस बनाने लगी इन पॉलिटिक्स। सो कांग्रेस डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली वन फेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। तो कांग्रेस के इस फेज को हम लोग जो देख रहे हैं ये देश की कंट्री के पॉलिटिक्स का वन फेज है और नेक्स्ट फेज जो है वो हम लोग अब आगे देखेंगे। जब 1967 से चर्चाएं आगे की ओर चलेंगी तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस टूटा धीरे धीरे और अपोजिशंस पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ी और उन्होंने अपना सिग्निफिकेंस बढ़ाया और अंततः कांग्रेस की सरकार गिरी। ये सारी चर्चाएं आगे होंगी क्लासों में,
जब हम लोग 67 के बाद की चर्चा शुरू करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि किस तरह से अपोजिशन पार्टीज़ इमर्ज की धीरे धीरे। शुरू के दशकों में बिल्कुल शुरू के 3 इलेक्शंस तक उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था, लेकिन उनका प्रेजेंस ही होना, जो एक टोकन रिप्रेजेंटेशन उनका था, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। और उन्होंने कभी निरंकुश होने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को, और हमेशा उस पर नियंत्रण करने का काम किया। और फिर आगे चल के धीरे धीरे उनके पावर्स डिक्लाइन होने लगे कांग्रेस पार्टी की, और इनका इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। तो बच्चों, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज़। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह वेलकम्स यू ऑल इन पॉलिटिकल साइंस क्लास। अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस का डोमिनेंस किस तरह से इंडिया के फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में बना रहा। उसके बाद धीरे धीरे अपोजिशंस पार्टी इमर्ज होने लगी और उनका भी पकड़ धीरे धीरे बनने लगा। तो आज के वीडियो में हम लोग उन विपक्षी पार्टियों के बारे में जानेंगे, जिनमें से पहला विपक्षी पार्टी जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। और आगे आने वाले 1-2 वीडियोज़ में हम लोग अन्य पार्टियों के बारे में भी जानेंगे जो उस समय विपक्ष के रूप में स्थापित थी। तो आइए शुरू करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये उनका चुनाव निशान है, जिसमें एक हशिया बना हुआ है जिससे क्रॉप्स को काटते हैं, और बीच में एक हैमर लगा हुआ है। ये उनका चुनाव चिन्ह है कम्युनिस्ट पार्टी का। तो आइए देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कम्युनिस्ट ग्रुप इमर्ज इन इंडिया ड्यूरिंग अर्ली 1920s। इसका इमर्जेंस जो है वो 1920s में हुआ इंडिया में। इसके बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इस चीज़ को लेकर कि कैसे उसका इमर्जेंस और कब हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि 1925 में इसको एमएन रॉय ने यहाँ स्थापित किया, और कुछ लोग कहते हैं कि 1920s में इसकी स्थापना हो गई थी। तो ये एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन 20 के दशक में ये स्थापित हुआ इंडिया में। इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया। रशिया में जो बोल्शेविक क्रांति हुई इन 1917, उसके कारण वहाँ पर जो कम्युनिस्ट एक शासन कायम हुआ सोशलिज्म के साथ, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ, उसको ही यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। और एक तरह से समझिए कि उससे ही प्रेरित ये कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो उस समय बहुत सारे देशों में सोशलिज्म को अपनाया जा रहा था, कम्युनिस्ट को अपनाया जा रहा था। तो इसका विस्तार उस समय काफ़ी हो रहा था। द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एडवोकेट सोशलिज्म एज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। इन कम्युनिस्ट ग्रुप का जो लोग होते हैं, उनकी ये आइडियोलॉजी है कि सोशलिज्म के जरिए ही सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। ये कार्ल मार्क्स वगैरह के थ्योरी पे डिपेंड है। तो सीपीआई हैज़ ए वेल ऑयल्ड पार्टी मैशनरी एंड डेडिकेटेड कैडर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय पर, अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 1920s में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसका यहाँ पर ओरिजिन शुरू हो गया था, वो इस्टेब्लिश हो गई थी इंडिया में। और उसके बाद वो एक वेल ऑयल्ड पार्टी के रूप में फंक्शन उसका बिल्कुल शुरू हो गया था इंडिया में। वो काम करने लगी थी, उसके लीडर्स काफ़ी हो गए थे, साथ में उसके कैडर्स बहुत बन गए थे। तो काफ़ी एक अच्छी खासी पकड़ उसने इंडिया में बनाई। फ्रॉम 1935 कम्युनिस्ट वर्क विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1935 से ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए काम करने लगे। और उसके जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी मूवमेंट्स लॉन्च होते थे, उसमें इसका पार्टिसिपेशन रहता था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। इन December 1941 कम्युनिस्ट डिसाइडेड टू सपोर्ट द ब्रिटिश इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट द नाजी जर्मनी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1941 का जो समय था, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1939 से ये 45 तक चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उस दौरान जो सोवियत संघ था, उसकी लड़ाई नाजी जर्मनी के साथ हो रही थी। और चूँकि यहाँ का जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो एक तरह से
वहाँ की सोवियत की जो गवर्नमेंट थी उसको फॉलो करती थी, क्योंकि कम्युनिस्ट वहाँ पे भी थे और यहाँ पे भी थे, वो भी सोशलिज्म को फॉलो करते थे, यहाँ भी सोशलिज्म के आइडियोलॉजी पे चलती थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं दोनों में एक रिलेशन था और इसको लेकर के उन्होंने ये निर्णय किया कि वो ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, क्योंकि सोवियत संघ के साथ ब्रिटिश मिल करके नाजी जर्मनी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे उनके साथ, यानी कि ब्रिटेन और सोवियत संघ दोनों मिल करके लड़ रहे थे नाजी जर्मनी के साथ। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी इंडिपेंडेंस की, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दे रही थी। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय आया तो इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना नाता तोड़ दिया और दे स्टार्टेड टू सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ सोवियत संघ अगेंस्ट नाजी गवर्नमेंट। तो जो हिटलर थे उनके विरोध करने के लिए और सोवियत संघ का साथ देने के लिए इन्होंने ब्रिटेन का साथ देना शुरू कर दिया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि सोवियत संघ और ब्रिटेन दोनों मिल करके जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे और इंडिया ब्रिटेन के खिलाफ इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था। इंडिया को सपोर्ट कर रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस को। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय आया तो ये नेशनल कांग्रेस की बात नहीं मानते हुए इन्होंने ब्रिटिश का सपोर्ट किया। तो ये एक विरोधाभास यहाँ से पैदा हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच। जो इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, दोनों में अलगाव यहाँ से शुरू हो गया। जबकि वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1935 से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दे रही थी अगेंस्ट ब्रिटेन, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ये ब्रिटेन के सपोर्ट करना शुरू कर दी। तो यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच शुरू हो गया और ये दरार धीरे धीरे बढ़ती चली गई दोनों पार्टियों के बीच में। हाउएवर इंडिपेंडेंस राइज डिफरेंस वॉइस इन द पार्टी। और जब इंडिपेंडेंस मिला तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ये आवाज़ें उठने लगीं कि द पार्टी क्वेश्चन द नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और इन्होंने सवाल खड़े करने लगे इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर। और उनका ये मानना था कि वॉज इंडिया रियली फ्री और वॉज फ्रीडम अ शेम, कि क्या वाकई इंडिया को फ्रीडम मिला है, क्योंकि जो फ्रीडम मिला था वो डिवीज़न के साथ मिला था। और इसको जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो इंडियन पीपल्स के बीच में इसको शेम की तरह शो करने की कोशिश कर रही थी। और उनकी ये थिंकिंग थी कि ये एक शर्मनाक इंडिपेंडेंस है और इस तरह का इंडिपेंडेंस हम लोगों को नहीं चाहिए था। और ये बात से वो कन्विंस कराने की कोशिश करने लगे इंडियंस को। तो इसलिए ये सारे सवाल उठ करके सामने आए कि वाकई इनका कहना था कि वाकई इंडिपेंडेंस मिला है या एक ये शर्म की बात है कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिला था तो वो विभाजन के साथ मिला था। और इसी चीज़ को कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी यूज कर रही थी। द पार्टी थॉट दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 was not true independence and encouraged violent uprising in तेलंगाना। इन लोगों का मानना था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, यानी कि ब्रिटेन गया और इंडियन कांग्रेस के जिम्मे सब कुछ छोड़ गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सब कुछ सौंप करके ब्रिटिश यहाँ से चले गए। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है इसको ये लोग कहते थे कि ये सही ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी थी, उसको भी सौंपा जा सकता था इंडिपेंडेंस के बाद, तो क्यों नेशनल कांग्रेस को ही सौंपा गया। इसके विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ये बातें शुरू की कि ये सही ट्रांसफ़र नहीं हुआ है इंडिपेंडेंस का, यानी पावर्स का सही ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इस बात से उनको कहीं ना कहीं नाराज़गी थी। तो वो चाह रहे थे कि वो पावर कम्युनिस्टों के हाथ में आना चाहिए था, जो कि नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिश दे करके यहाँ से चले गए, क्योंकि उन लोगों ने ब्रिटिश का सपोर्ट भी किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उनको ये उम्मीद थी कि ब्रिटिश जब जाएंगे तो पावर को उनके पास ट्रांसफ़र करके जाएंगे, उनके हैंड में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कम्युनिस्टों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को पावर ट्रांसफ़र किया और वहाँ से इंडिया से चले गए। और इस बात का दुख कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को रहा। तो फिर उन्होंने इसको एक वायलेंट रूप देने की कोशिश की और तेलंगाना में वायलेंट अपराइज हो गया
वहाँ पे लोगों ने आर्म्स उठा लिए, कम्युनिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने वाले लोगों ने आर्म्स का सहारा लिया और वायलेंस शुरू हो गया तेलंगाना में। तो कम्युनिस्ट वे क्रस्ड बाय द आर्म्ड फोर्स, लेकिन इंडियन आर्मी ने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को शांत कराने की, आर्म्ड फोर्स जितने लोग आर्म्ड फोर्स के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको क्रश किया इंडियन आर्मी ने, और फिर जाके तेलंगाना में शांति स्थापित हुई। इन 1951 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द जनरल इलेक्शन। जब उन्होंने देखा कि आर्म्स से उठाने से बात नहीं बनेगी और इंडियन आर्मी ने उस आर्म स्ट्रगल को बिल्कुल क्रश कर दिया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि दे हैव टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। इन 1951 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द जनरल इलेक्शन। तो उन्होंने निर्णय किया कि जनरल इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करेंगे। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन CPI won 16 सीट एंड इमर्ज एज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। ये उस समय जीत करके आई जबकि कांग्रेस का डोमिनेंस था पहले फर्स्ट इलेक्शन में। हम लोगों ने इसको देखा है इसी चैप्टर में कि किस तरह से कांग्रेस का डोमिनेशन रहा। उस पीरियड में भी 16 सीटों के साथ ये अपना स्थान, अगर 16 सीट भी जीतने में कामयाब रहती है उस इलेक्शन में, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कांग्रेस के इस प्रकार के डोमिनेशन में भी वो अपना एक स्थान बनाने में कामयाब रही और उसने लगभग 16 सीटें जीती और जो एक सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के रूप में ये फर्स्ट इलेक्शन में उभर करके सामने आई। A.K. गोपालन, अब इनके कुछ लीडर्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि A.K. गोपालन, S.A. डेंगी, E.M.S. नमूद्रीपाल, P.C. जोशी, अजय घोष एंड P. सुंदरैया व अमंग द नोटेबल लीडर्स ऑफ द CPI। ये कुछ बहुत अच्छे लीडर्स CPI के रहे और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को काफ़ी आगे बढ़ाया और शुरू से अभी तक ये पार्टी बहुत मजबूती के साथ इंडिया में कायम है। और कई जगह तो जैसे वेस्ट बंगाल में स्टेट असेंबली में इसने लगातार डोमिनेंस किया, लगभग 20 ईयर ज्योति बसु ने वहाँ शासन किया। तो एक अच्छी पार्टी के रूप में ये उभर करके आफ्टर इंडिपेंडेंस दिखाई दी इंडियन पॉलिटिक्स में और इसके लीडर्स भी बहुत अच्छे थे। पार्टी वेंट थ्रू ए मेजर स्प्लिट इन 1964 और 1964 में आफ्टर द वॉर ऑफ चाइना इंडिया, उसके बाद एक स्प्लिट देखने को मिला इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1964, द फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना। दोनों जगह, सोवियत संघ में भी और चाइना में भी, दोनों जगह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। लेकिन एक जगह चाइना जो है वो आर्म स्ट्रगल के बल पे, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आर्म स्ट्रगल के बल पे वो सत्ता हासिल की, तो वो आर्म स्ट्रगल पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन सोवियत संघ वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये इस तरह के आर्म स्ट्रगल पर उतना बिलीव नहीं करती थी। तो एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट था दोनों के बीच। तो जब इंडिया चाइना वॉर होने लगा तो यहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की, उसमें भी एक दरार, स्प्लिट देखने को मिला। कुछ जो लोग थे वो चाइना का सपोर्ट करना चाह रहे थे क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो उस आइडियोलॉजी को वो देख रही थी। तो कुछ लोग चाह रहे थे पार्टी के कि वो चाइना को सपोर्ट करे, लेकिन कुछ जो लीडर्स थे वो कह रहे थे कि नहीं, वी आर इंडियंस एंड वी हैव टू सपोर्ट आवर कंट्री। तो ये अंतर जो था, तो एक सोवियत संघ वाली थोड़ी सॉफ्ट पॉलिसी पे थी और चाइना वाली ग्रुप जो थी वो थोड़ी सी आर्म्स स्ट्रगल पर बिलीव करती थी। तो ये रिफ्ट जो थी वो आफ्टर चाइना वॉर इंडिया में भी देखने को मिली और इंडियन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें दरार उत्पन्न हो गई और हम लोग देखते हैं कि दो भागों में वो विभाजित हो गए। द प्रो सोवियत फैक्शन रिमेन्ड एज द CPI, जो सोवियत संघ के विचारों पर आधारित थी
वो आज भी CPI के रूप में इस्टेब्लिश है इंडिया में। और वाइल द ओपोनेंट फ्रॉम द CPI-M, और जो ओपोनेंट थी यानी चाइना को सपोर्ट करने वाले लोग थे CPI के अंदर, वो अलग हो गए और उन्होंने एक नई पार्टी का गठन कर दिया, CPI-M, मार्क्स। यहाँ M का मतलब मार्क्सवादी है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तो ये दो ग्रुपों में विभाजित हो गई और आज भी दोनों ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। और अब तो बहुत कम जगह पे रह गया है, केरला में इनकी सत्ता आज भी है, जबकि हम लोग देखते हैं कि सेकंड जो जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया के, उसके बाद पहला CPI ने कहीं स्टेट असेंबली में अपना गवर्नमेंट बनाया था, तो वो केरला था, और आज भी केरला में ये बने हुए हैं। तो CPI की ये खासियत रही है कि जहाँ ये आ जाती है एक बार सत्ता में, वहाँ फिर बहुत दिनों तक कायम रहती है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह वेलकम्स यू ऑल इन पॉलिटिकल साइंस क्लास। वी आर कंटिन्यूइंग विथ चैप्टर नंबर 2, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने कांग्रेस के बारे में जाना और कुछ विरोधी पार्टियों के बारे में जाना, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आज एक और ऑपोजिशन की पार्टी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो आज की पार्टी है भारतीय जनसंघ और ये उनका चुनाव निशान है। ये पार्टी आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन पहले 3 इलेक्शंस में इसने पार्टिसिपेट किया था। तो आइए इस पार्टी के बारे में जानते हैं कि भारतीय जनसंघ वाज फॉर्म्ड इन 1951 विथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज इट्स फाउंडर प्रेसिडेंट। ये जो पार्टी है भारतीय जनसंघ, इसको फॉर्म किया गया था 1951 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद ये फॉर्म हुई थी पार्टी, और जिसको फॉर्म करने वाले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो वो कैबिनेट में भी चुन के आए थे, और उन्होंने नेहरू जी के साथ सरकार में कैबिनेट में एज ए मिनिस्टर भी वो चुने गए थे। लेकिन कुछ मतभेदों के बाद नेहरू जी के साथ, क्योंकि नेहरू जी का झुकाव थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ था, और उसको देखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट से रिज़ाइन किया और अपनी एक नई पार्टी को फॉर्म किया। इट कैन बी ट्रेस बैक टू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS एंड द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले इसके रूट्स अगर हम देखें इस पार्टी के, तो वो RSS और हिंदू महासभा से जुड़ती है। वो हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई हैं इसकी जड़ें। अब जैसा कि जानते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है RSS, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, और इसको फाउंड करने वाले थे हेडगेवार साहब। तो ये 1925 में यानी इंडिपेंडेंस से पहले RSS थी, और हिंदू महासभा जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में स्थापित किया था। तो ये दोनों जो पार्टियां थी बिफोर इंडिपेंडेंस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आज भी है, लेकिन ये एक कल्चरल पार्टी है, हिंदू आइडियोलॉजी पे चलती है ये पार्टी, और हिंदुओं की एक कल्चरल पार्टी है, न कि पॉलिटिकल पार्टी है। तो एक समय था जब हिंदू महासभा और RSS से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं पीछे जब हम लोग इतिहास में जाते हैं तो ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं इस पार्टी की जड़ें, जो जनसंघ भारतीय जनसंघ था, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इन पार्टियों से निकल करके वो पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आफ्टर इंडिपेंडेंस गठित होती है। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्टीज इन टर्म ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम्स। ये पार्टी जो थी भारतीय जनसंघ, ये पार्टी जो है प्रोग्राम्स के आधार पर और आइडियोलॉजीज के आधार पर, जो पार्टियां इंडिया में एग्जिस्ट करती थी उस समय, उनसे इनकी विचारधारा थोड़ी अलग थी, क्योंकि ये एक्सट्रीम राइटिस्ट पार्टी थी। जैसे कि एक एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग पढ़े, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट पार्टी है। लेकिन ये जो पार्टी थी
ये राइटिस्ट आइडियोलॉजी के साथ चलने वाली पार्टी थी। इसकी आइडियोलॉजी के बारे में हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। इट एम्फसाइज द आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन। इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो एक देश, एक संस्कृति और एक नेशन के आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता था। यानी ये मानते थे कि पूरी जो कंट्री है वो एक है और इसका कल्चर एक है। ये आइडियोलॉजी इनकी बेसिक आइडियोलॉजी रही। पार्टी बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रांग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। इनका मानना था कि इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के आधार पे ही मॉडर्नाइजेशन हम लोगों का होना चाहिए, इंडियंस का होना चाहिए, और उनको अपने कल्चर और ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको साथ में रख के और तब फिर मॉडर्न बनना चाहिए। यानी कि उनका एक कहना था कि जो इंडियंस हैं उनको अपना कल्चर और अपनी ट्रेडिशंस इनको लेकर के चलना है, चाहे वो कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन उनको अपने कल्चर और ट्रेडिशन को भुलाना नहीं चाहिए। ये एक आइडियोलॉजी रही। द पार्टी कॉल्ड ऑफ इंडिया और अखंड भारत, ये अखंड भारत के कॉन्सेप्ट पे चलने वाली पार्टी है। इनका कहना है कि एक समय था जब भारत अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक और मालदीव तक था, और धीरे धीरे इसके टुकड़े होते गए और कई टुकड़े में विभाजित होकर अब जो भारत है वो ही भारत बचा हुआ है। तो इनका कॉन्सेप्ट है कि इसका रीयूनियन होना चाहिए, यानी इनको फिर से गठित करना चाहिए और संगठित करना चाहिए और यूनिफिकेशन इंडिया का होना चाहिए। इस आइडियोलॉजी को ये लोग लेके चलते हैं और इस आइडियोलॉजी को अखंड भारत का नाम दिया जाता है। The party was forefront of the agitation to replace English with Hindi as the official language of India. इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उन लोगों का मानना था कि हिंदी को इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी को इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए। इट ऑपरेसेस फॉर ग्रांटिंग कंसेशन टू द रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़। इनका ये भी मानना था कि माइनॉरिटीज़ के बेस पे किसी को भी कोई एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक एडवांटेज हो, चाहे वो रिलीजियस एडवांटेज हो, कोई भी एडवांटेज उनको इस आधार पे नहीं मिलना चाहिए कि वो उनका जो रिलीजन अलग है या कल्चर अलग है, तो इस बेस पे उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए और सबको एज ए होल सिटीजन्स के रूप में ट्रीट करना चाहिए। ये उनकी आइडियोलॉजी रही थी। The party advocate India to develop nuclear weapon after China carried out its atomic test in 1964. ये पार्टी जो थी ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात करती थी और हमेशा इसने जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सत्ते में थी उसके ऊपर हमेशा विपक्ष में रहकर दबाव बनाने की रणनीति इनकी रही कि न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास होना चाहिए। और ख़ास करके ये तब इनकी बातें ज़्यादा तेज़ हो गई जब इंडिया चाइना वॉर के बाद चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर वेपन बनाया। उसके बाद इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई, सरकार से ये डिमांड करते रहे कि इंडिया को भी न्यूक्लियर के क्षेत्र में वेपन्स बनाने चाहिए। तो ये आइडियोलॉजी इनकी रही। इन 1952 जनसंघ वॉज एबल टू सिक्योर ओनली 3 लोकसभा सीट्स एंड 4 सीट्स इन 57 इलेक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि ये पार्टी जो थी सीट के मामले में काफ़ी कमज़ोर रही और 1952 में जो पहला इलेक्शन हुआ उसमें इसने सिर्फ 3 सीटें ही ये पार्टी निकाल पाई और जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ इन 1957 तब इसके 4 सीट लोकसभा में आए। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये पार्टी सीटों के मामले में कमज़ोर रही और उस समय कांग्रेस का डोमिनेंस जो चल रहा था, तो कांग्रेस किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को कोई स्पेस नहीं दे रही थी कि दे कैन सिक्योर एनी सीट्स। तो एक तरह से कांग्रेस का डोमिनेंस बना हुआ था और ऑपोजिशन पार्टीज़ अपनी सीटें निकालने में असमर्थ रह रही थी। ये तो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा ही है कि किस तरह का डोमिनेंस कांग्रेस गवर्नमेंट का था उस समय। इनके जो लीडर्स थे वो बहुत अच्छे लीडर्स थे, बट जो इनका सीटों में कन्वर्ट होना था वो बहुत ज़्यादा सीट इनको नहीं मिल पा रही थी। इन द अर्ली ईयर्स इट सपोर्ट्स कम फ्रॉम द अर्बन एरियाज़। इस पार्टी का जो मेन बेस था
वो अर्बन एरियाज़ में था, यानी कि शहरी क्षेत्रों में ये पार्टी की पकड़ अच्छी थी, बट रूरल एरियाज़ में ये पार्टी अभी उतनी अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं हो पाई थी उस समय, और लोगों को शायद कम जानकारी थी या लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ ज़्यादा था, जो भी रहा हो बात। लेकिन उस समय इस पार्टी की पकड़ अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिली, और जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे लाइक राजस्थान, एमपी, दिल्ली एंड यूपी, इन कुछ स्टेट्स में इसकी जो लोग थे जो इनको वोट देने वाले, वो इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में ज़्यादा थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सीटों में तो बहुत कन्वर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन पार्टी अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ मजबूती के साथ विपक्ष का काम कर रही थी। सम प्रोमिनेंट लीडर्स वेयर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय एंड बलराज मधोक। ये कुछ इसके प्रोमिनेंट लीडर रहे, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके बारे में हम लोगों ने जाना, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो जो कश्मीर का मामला जहाँ 370 लगा हुआ था, अब तो हट गया है, उस समय लगा हुआ था, तो उसका उन्होंने जोरदार विरोध किया, और एक एजिटेशन जो कश्मीर में वो कर रहे थे, उस समय उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था वहाँ पे, और डिटेंशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि वहाँ की जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कहा कि इनका हार्ट अटैक से देहांत हुआ है, लेकिन इस पार्टी के लोगों का मानना था कि इट वाज नॉट ए नॉर्मल डेथ। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी उस समय से जो धारा 370 और एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया था, उसके खिलाफ ये शुरू से ही आवाज़ लगाती रही, और सत्तारूढ़ पार्टी जो थी, सत्तारूढ़ पार्टी जो रही, उसको हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करती रही कि धारा 370 और एक स्पेशल स्टेटस न दिया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। ये शुरू से इनके आइडियोलॉजी में शामिल रहा। और दीनदयाल उपाध्याय, इनको हम लोग हायर क्लासेस में इनके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, और बलराज मधोक। तो ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर हुए जो इस पार्टी से संबंधित थे। भारतीय जनता पार्टी ट्रेस इट्स रूट टू द भारतीय जनसंघ, और भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ से मिलती हैं, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि जब 77 का जो इलेक्शन हो रहा था, उसमें जितनी भी विपक्षी पार्टियां थीं वो अपनी अपनी पार्टी को छोड़ करके एक ग्रुप कोalition उन्होंने बना दिया था, और उस कोalition का नाम था जनता दल, और सारी पार्टियां उस समय टूट गई थी। तो उस समय जनसंघ भी टूट गया और वो एक जनता दल में कन्वर्ट हो गया था पार्टी, सारी पार्टियां उसमें आ गई थी। उन्होंने इलेक्शन लड़ा और किस तरह से कांग्रेस को हराया, पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिया में बनी, ये सब आगे चर्चा हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर वो सरकार जब गिर गई तो फिर 1980 में इस पार्टी ने फिर अपना गठन किया, और उस समय उसका नाम भारतीय जनसंघ से हट करके भारतीय जनता पार्टी हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो आज है, इसकी रूट्स जो हैं वो जनसंघ है। भारतीय जनसंघ जो पार्टी रही 77 से पहले, वो पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम लोग उसको आज के समय में देख रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको कि भारतीय जनसंघ के बारे में आप लोगों ने जाना, समझा, और देखा कि किस तरह से इसके रूट्स बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और ये एक हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाली और अपने कल्चर और ट्रेडिशन पे आधारित ये पार्टी रही। इसका मकसद हिंदी क्षेत्रों में ज़्यादा रहा शुरू में, और हिंदी का डोमिनेंस बनाने की कोशिश हमेशा रहती है इस पार्टी की। तो कुछ इसकी आइडियोलॉजीज़ हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि कैसे ये एक राइटिस्ट पार्टी है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के वीडियो में जाना। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह, वेलकम यू ऑल इन पॉलिटिकल साइंस क्लास। वी आर कंटिन्यूइंग विथ चैप्टर नंबर 2, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और इसमें हम लोग अपोजिशन पार्टी के बारे में देख रहे थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नई अपोजिशन पार्टी के बारे में जानेंगे, जो कि है स्वतंत्र पार्टी। और इस स्वतंत्र पार्टी का ये चुनाव निशान था। अब ये पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है इन इंडिया, लेकिन पहले 3 इलेक्शंस जो हुए थे
उस समय तक ये पार्टी थी इंडिया में और अच्छी एक विपक्ष का रोल इसने अदा किया था। तो आइए इस पार्टी के बारे में जानते हैं कि स्वतंत्र पार्टी वाज फॉर्म्ड इन अगस्त 1959 बाय सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी ने इस स्वतंत्र पार्टी को 1959 में इसे स्थापित किया। पहले राजा साहब जो थे, उनका निकनेम राजा साहब भी कहते थे उनको, तो वो एक प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस के और नेहरू जी के कैबिनेट में भी थे। लेकिन उन्होंने जो पॉलिसीज़ कांग्रेस अपना रही थी उस समय, उसको देखते हुए उन्होंने कांग्रेस को रिज़ाइन किया और अपनी एक नई पार्टी इस्टेब्लिश की, जिसको हम लोग स्वतंत्र पार्टी के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं स्वतंत्र पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी और वो क्या नाराज़गी थी जिसके कारण उन्होंने कैबिनेट से रिज़ाइन किया और अपनी एक नई पार्टी स्थापित की। नागपुर रिजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस कॉल्ड फॉर लैंड सीलिंग्स। कांग्रेस का एक सेशन हुआ था नागपुर में, जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि लैंड सीलिंग को लागू किया जाएगा। लैंड सीलिंग क्या थी? तो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जिनके पास काफ़ी ज़मीनें हुआ करती थी, उनसे लैंड्स को एक निश्चित मात्रा में ही ये कर दिया गया था लैंड सीलिंग में कि एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा लैंड किसी के पास नहीं होगा और जिसका उससे ज़्यादा होगा उसको गवर्नमेंट ले लेगी और उसको लैंडलेस लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये एक लॉ उस समय कांग्रेस के नागपुर सेशन जो हुआ था रेजोल्यूशन, उसमें ये डिसाइड हुआ कि वो लैंड सीलिंग को इम्पोज करेगी और टेक ओवर द फूड ग्रेन स्टेट बाय द स्टेट, और स्टेट से फूड ग्रेन को वो सेंटर के पास उसका अधिकार चला जाएगा और सेंटर उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी और स्टेट से इस पावर को ले लिया जाएगा, ऐसा भी उसमें था। एंड एडॉप्शन ऑफ क्रिएटिव कोऑपरेटिव फार्मिंग, और कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग एक सामूहिक ढंग से किया जाने वाला खेती है, उसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है उसको भी अडॉप्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें ये बता रही थी कि कांग्रेस जो है वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, उसके तरफ टिल्ट कर रहा है, उसकी तरफ झुक रही है कांग्रेस। यानी लेफ्ट, कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि वो सेंट्रिस्ट पार्टी है, लेकिन वो इस तरह के वेलफेयर स्कीम्स ला रही थी जिससे ये लग रहा था कि वो सोशलिज्म की तरफ टिल्ट कर रही है, उसका झुकाव जो है वो सोशलिज्म की तरफ हो रहा है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने इस डोमिनेंस वाले पूरे चैप्टर में ही कांग्रेस के डोमिनेंस को पढ़ा है और जाना कि उनका जो नेचर था वो इंक्लूसिव था, तो कोई भी पार्टी को वो स्पेस देना नहीं चाहती थी। तो सबसे बड़ी विपक्षी के रूप में उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ही थी और कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट करके वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी को और कमज़ोर बनाने की कोशिश उसकी रही उस समय, इसलिए उसका झुकाव सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें जब कांग्रेस लागू कर रही थी तो इससे सी राजा गोपालाचारी जो थे वो संतुष्ट नहीं हुए इन सब चीज़ों से और कहे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इतना इंटरफेयर हर चीज़ में नहीं करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो उससे लोगों में नाराज़गी आएगी। ये सारी बातों को लेकर के मतभेद रहा उनका कांग्रेस से और इसको ही लेकर के उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन किया और फिर अपनी एक नई पार्टी स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। द पार्टी वॉज लेड बाई ओल्ड कांग्रेसमैन। इसमें ज़्यादातर पुराने कांग्रेस के लोग ही शामिल थे इस पार्टी में, जैसे सी राजा गोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रांगा एंड मीनो मसानी। ये कुछ लीडर्स थे जो उसके प्रोमिनेंट लीडर बने स्वतंत्र पार्टी के। तो थोड़ा सा हम लोग आइए सी राजा गोपालाचारी के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या था वो क्या थे, उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी
तो बच्चों आइए देखते हैं सी राजा गोपालाचारी के बारे में कुछ तथ्य जो हैं उनसे जुड़े हुए, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सी राजगोपालाचारी 1857 से 1972 तक इनका समय रहा। ही वॉज फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी इन 1959। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई 1959 में। ए लिट राइटर एंड कांग्रेस लीडर, ये लिटरेचर के अच्छे राइटर्स में से एक गिने गए जाते हैं और एक अच्छे कांग्रेस लीडर भी माने जाते हैं। ही वॉज क्लोज टू महात्मा गांधी एंड मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये महात्मा गांधी के बहुत करीब भी माने जाते हैं। कुछ चंद लोग जो बहुत करीब थे महात्मा गांधी के, उनमें से गोपालाचारी जी भी थे एक। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर रहे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो अभी इलेक्शन तो हुआ 1952 में, लेकिन उस समय से जो माउंटबेटन जो आखिरी गवर्नर जनरल थे ब्रिटेन के, वो तो यहाँ से चले गए, लेकिन गवर्नर जनरल का पद अभी बना हुआ था और उस पर इनको नियुक्त किया गया। तो ये पहले इंडिया के गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल, उसके बाद ये पद ही समाप्त कर दिया गया गवर्नर जनरल का। तो इनका कार्यकाल एज ए गवर्नर जनरल 1948 से 1950, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तक का कार्यकाल इन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में बिताया यहाँ पे। और वो पहले गवर्नर जनरल रहे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और आखिरी गवर्नर जनरल भी यही थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गेटिंग भारत रत्न अवार्ड इन 1954। और जो भारत रत्न अवार्ड है, ये पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति इंडिया के थे इन्हें 1954 में ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट लेटर बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट। और ये यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, यानी नेहरू जी के साथ इन्होंने कैबिनेट में भी एज ए मिनिस्टर काम किया और उनके सहयोगी रहे ये। और बाद में ये एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट भी बने रहे कुछ दिनों के लिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सी राजगोपालाचारी जी जो थे, उनका व्यक्तित्व एक अहम लीडर का रहा हमारे इतिहास में। द पार्टी स्टूड आउट इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन ऑन इकोनॉमिक इशू। जब ये पार्टी अलग हुई तो इसका मुख्य बिंदु इकोनॉमिक इश्यूज थे। वो इकोनॉमिक इशू को लेकर के ही स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ। द स्वतंत्र पार्टी wanted the government to be less and less involved in controlling the economy। इनका ये मानना था कि सरकार को कम से कम इकोनॉमिक मैटर्स में दखल अंदाजी करनी चाहिए और कम से कम इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का होना चाहिए इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। द पार्टी बिलीव दैट द प्रॉस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम। और इस पार्टी का ये मानना था कि प्रॉस्पेरिटी जो आएगी, खुशहाली जो आएगी, वो इंडिविजुअल फ्रीडम से ही आएगी। यानी कि एक व्यक्ति जितना ही स्वतंत्र होगा, यानी गवर्नमेंट का कोई बंदिश ना हो, और जितना स्वतंत्र रूप से लोग काम करेंगे उतनी ही खुशहाली देश में आएगी, उतनी ही प्रॉस्पेरिटी हम लोग को चारों तरफ देखने को मिलेगी। इट वॉज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, नेशनलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर। हम लोगों ने देखा कि उस दौर में जब स्वतंत्र पार्टी अलग हुई, उस समय सेंट्रलाइजेशन की बात चल रही थी कि बहुत सारे प्राइवेट फर्मों को सेंट्रलाइज किया जा रहा था। जैसे कि जितने भी बैंकिंग थे उनको सेंट्रलाइज कर दिया गया, उनको सरकार अपने अंडर में ले आई। फिर जो कोयला का क्षेत्र था उसे भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले आए। तो ये सेंट्रलाइजेशन का जो एक समय था ये, और उस समय स्वतंत्र पार्टी इसका सबसे बड़ी विरोधी पार्टी थी कि उसका कहना था कि इकोनॉमी को कोई बाउंडेशन में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के प्रतिबंधों पे आधारित नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक जितनी फ्री होगी लोग उतना उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो इट फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द फ्री प्राइवेट सेक्टर। और उनका ये मानना था कि फ्री प्राइवेट सेक्टर्स होने चाहिए और इस पर गवर्नमेंट का बंदिश नहीं होना चाहिए, कोई रोक टोक, कोई टैक्सेशन वगैरह गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा इम्पोज नहीं करना चाहिए। और इन्हीं इकोनॉमिक इशू को लेकर के स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ सी राजा गोपालाचारी के द्वारा। तो
It was also opposed to the progressive tax regime and demanded dismantling of the licensing regime. उस समय स्वतंत्र पार्टी जो थी वो टैक्सेशन के बिल्कुल खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाए, क्योंकि इससे बिजनेस या इंडस्ट्रीज हतोत्साहित होते हैं। इसलिए वो चाहती थी कि बहुत रिजनेबल टैक्सेस होने चाहिए। और ये जो लाइसेंसिंग रिजीम है, यानी लाइसेंस का लंबा चौड़ा तामझाम है, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई एक व्यक्ति कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है या कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको ये लाइसेंस वो लाइसेंस तमाम तरह के रजिस्ट्रेशन, इन सब चक्रों को कम करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इंडस्ट्रीज हमारे फले फूले और बढ़े और यहाँ बिजनेसमैन को सुविधा मिले, ताकि वो टैक्स के बोझ से ना दबा रहे और उसको उत्साहित रहे वो कि वो बिजनेस कर रहा है और उसमें उसको प्रॉफिट भी अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के ये पार्टी चली उस समय। और इट वाज क्रिटिकल फॉर द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और जो दूसरी वाली बुक है उसके फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा है। तो इंडिया वाज वन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स कंट्री। तो इनका मानना यह था कि हम लोग को नॉन अलाइनमेंट को नहीं मानना चाहिए और सोवियत संघ से जो भारत की नज़दीकियां हैं ये ज़्यादा ना बढ़े और हम लोग ज़्यादा करके यूएस की तरफ अपना झुकाव करें, जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसकी तरफ झुकाव हमारा होना चाहिए। यानी ये मुख्य तौर से स्वतंत्र पार्टी जो थी वो एक राइटिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टी रही और ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती हुई पार्टी थी। तो जिस तरह से इनकी आइडियोलॉजी है ये उस ग्रुप को बताती है जो कि इंडस्ट्री और बिजनेस से रिलेटेड जो वर्ग उस समय इंडिया में था उसको ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करती थी। जैसे कि ये लैंड सीलिंग की बात करती थी, तो लैंड सीलिंग लैंडलॉर्ड्स के पास है, तो लैंडलॉर्ड्स तो इस पार्टी से खुश रहेंगे। तो एक लैंडलॉर्ड है लेकिन उसकी जमीन लेके 5 लोगों में बांट दी गई, तो 5 जो लैंडलेस लेबर्स थे उनके पास भूमि आ गई। तो 5-1 का रेशियो बन रहा था कि जहां 5 लोग बेनिफिटेड हो रहे थे वहां 1 लोग स्वतंत्र पार्टी को सपोर्ट करने वाले थे। तो कांग्रेस ने इसीलिए लैंड सीलिंग का के प्रोग्राम को लॉन्च किया था ताकि वो गरीबों में खेतों को बांट सके और उसका झुकाव जो था वो सोशलिज्म की तरफ था। इसी को देखते हुए स्वतंत्र पार्टी एक राइटिस्ट पार्टी के रूप में, एक कैपिटलिस्ट पार्टी के रूप में वो अलग हुई और उसने अपनी विचारधारा को लोगों के सामने रखा और एक जनाधार इसको मिला। लेकिन वो जनाधार जो इसको मिला वो बहुत सीमित था, क्योंकि बहुत अमीर लोग बहुत कम थे। तो वही वर्ग जो एक कैपिटलिस्ट था या कहें कि बिजनेस मैन्स जो थे या इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, वो लोग लैंडलॉर्ड्स जो थे वो लोग इनको सपोर्ट करना शुरू किए। तो इट्स नैरो सोशल बेस एंड द लैक ऑफ डेडिकेटेड कैडर ऑफ पार्टी, तो सोशल बेस इसका नैरो हो गया क्योंकि वो 10-15% लोग ही थे जो अमीर वर्ग के थे जो स्वतंत्र पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और बाकी लोग तो फिर दूसरी तरफ थे। तो इसका एक बेस जो था वो बहुत नैरो था स्वतंत्र पार्टी का। और दूसरा पॉइंट है कि लैक ऑफ डेडिकेटेड कैडर, इस पार्टी का कैडर बहुत बड़ा नहीं हुआ और बहुत लोग इसमें इस पार्टी को में शामिल नहीं हुए एज एज एक्टिव मेंबर्स, बहुत लोग इसमें शामिल नहीं हुए और डेडिकेटेड कैडर नहीं मिलने के चलते ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क तैयार नहीं कर पाई। ये पार्टी जो है वो अपना बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार नहीं कर पाई और देखते हैं कि 1977 में जब इलेक्शंस हुआ उस समय ये पार्टी को का विलय जनता दल में हो गया और उसके बाद फिर जब जनता दल जीत कर आई तो ये लोग भी मिनिस्टर वगैरह बने, इस पार्टी के लोग भी जीत कर आए। लेकिन उसके बाद फिर ये पार्टी आगे नहीं बढ़ी और वहीं इसका अंत हो गया इस पार्टी का। तो हम लोग देखते हैं कि ये एक राइटिस्ट विचारधारा की पार्टी थी जो इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के कांग्रेस से सी राजागोपालाचारी जो थे वो अलग हुए और उन्होंने एक पार्टी को फॉर्म किया जो कि स्वतंत्र पार्टी के नाम से आगे हम लोग देख रहे हैं इसको। और इसकी विचारधारा जो थी वो इकोनॉमिक इश्यूज पे बेस्ड थी और जिसके कारण इसका बेस जो था वो कम रह गया और इसका कैडर बड़ा नहीं हो पाया, नेटवर्क की इसका पूरा नहीं हो पाया इंडिया में सही ढंग से, जिसके कारण ये पार्टी धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर हो गई। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको स्वतंत्र पार्टी के बारे में
समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।